मार्क्स बूस्टर सीरीज के अगले वीडियो में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि ये सीरीज आपके काम में आ रही है और आपके मार्क्स में इजाफा हो रहा है। आज का ये वीडियो खास है दो रीजन से। पहला, इसमें हम लोग ग्रामर के बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। इसमें मैंने स्पॉटिंग एरर के भी क्वेश्चंस डाले हैं, इंप्रूवमेंट भी मिलेगा आपको, साथ ही साथ में फिलर्स भी मिलेगा। दूसरा रीजन, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपने आज तक पहले कभी नहीं देखा होगा। क्यों नहीं देखा होगा? क्योंकि इसमें से ना मैंने ये क्वेश्चंस किसी किताब से उठाए हैं, ना मैंने ये क्वेश्चंस किसी एसएससी के प्रीवियस ईयर से या फॉर दैट मैटर किसी और एग्जाम से उठाया है। ये मेरा हैंडमेड क्वेश्चन है जिसको मैंने क्यूरेट किया है। सोर्स क्या था मेरा? द हिंदू। सो मैंने द हिंदू के डिफरेंट आर्टिकल्स में से डिफरेंट क्वेश्चंस को क्रिएट किया है। पहली बार आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, बनाने में बहुत मजा आएगा। मैं टाइम बिल्कुल भी नहीं वेस्ट करूंगा, स्ट्रेट अवे कूदते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ये स्पॉटिंग एरर का सवाल है। शुरुआत के जो 10 सवाल होंगे आई थिंक वो स्पॉटिंग एरर के हैं। शुरू करते हैं। क्या लिखा है कि द सॉफ्टवेयर इज डिजाइंड टू डिटेक्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस अटेम्प्ट्स एंड इमीडिएट ब्लॉक देम विदाउट रिक्वायरिंग यूजर्स अप्रूवल। लिखा हुआ है कि सॉफ्टवेयर को ऐसे डिजाइन किया गया है कि वो डिटेक्ट करे अनऑथराइज्ड एक्सेस अटेम्प्ट्स को और इमीडिएट ब्लॉक करे वो बिना जो यूजर है उनके अप्रूवल को पूछे बिना। ठीक है, ये इसका हिंदी मतलब था। अब मैं आ रहा हूं इसमें एरर कहां पर है। तो एक स्टूडेंट की तरह से सोचना है, एक एक करके सब चीजों को अलग करते हैं, स्प्लिट करेंगे तो सेंटेंस आसान हो जाएगा हमारे लिए। क्या लिखा हुआ है? द सॉफ्टवेयर, सब्जेक्ट है, इज डिजाइंड। यहां पे इज डिजाइंड क्यों लिखा हुआ है? हमने ये पढ़ा है, हम ये जानते हैं। अगर किसी सेंटेंस में इज एम आर के साथ V3 लगा हुआ है, मतलब आपको ये कहना चाह रहा है कि सेंटेंस पैसिव वॉइस में, राइट? इसका मतलब यहां जब हमने पढ़ना शुरू किया द सॉफ्टवेयर इज डिजाइंड, हमें यही समझ में आ गया सेंटेंस पैसिव वॉइस में। अब पैसिव में सेंटेंस कब होता है? जब आपका सब्जेक्ट काम कर ना रहा हो, सब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा हो। तो लिखा था कि सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया गया है। अब समझना, सॉफ्टवेयर किसी को डिजाइन नहीं कर रहा, सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया जा रहा है। जिसका मतलब जिसको आपने सब्जेक्ट माना था वो एक्शन का डूअर नहीं, रिसीवर है। एक्शन इसी के ऊपर हो रहा है डिजाइन करने का। इसका सीधा सीधा मतलब यह है सेंटेंस पैसिव में होना चाहिए था, सेंटेंस पैसिव में ही है। तो लिखा है द सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू डू व्हाट? डिजाइन टू डिटेक्ट। टू के बाद हमेशा V1 लगता है, यहां तक हमें कोई एरर नहीं मिल रहा है। अनऑथराइज्ड एक्सेस अटेम्प्ट्स, अटेम्प्ट्स यहां का ऑब्जेक्ट है। क्या डिटेक्ट करने के लिए? अटेम्प्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए। कौन से अटेम्प्ट्स? जो अनऑथराइज्ड एक्सेस के अटेम्प्ट्स थे। ये एडजेक्टिव है कि कैसे अटेम्प्ट्स भाई? जो बिना परमिशन के, जो किसी जगह पे घुसने के जो अटेम्प्ट्स किए जा रहे थे उनको डिटेक्ट करने के लिए। तो अभी तक हमने सेंटेंस में देखा द सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू डिटेक्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस अटेम्प्ट्स। ये अपने आप में कंप्लीट क्लॉज है, यहां तक हमें कोई एरर नहीं मिल रहा। आगे बढ़ेंगे। लिखा है एंड, जो कि कंजंक्शन है, इसका मतलब दूसरा क्लॉज यहां से स्टार्ट होगा। इमीडिएट ब्लॉक देम, ध्यान देना, लिखा हुआ है इमीडिएट ब्लॉक देम। ये ब्लॉक क्या है? यहां का वर्ब है। अब आप बोलोगे सर यहां पे ब्लॉक क्यों यूज किया गया है? हम लोग इसको क्या ब्लॉक्स नहीं बोल सकते? क्योंकि यहां पे तो सब्जेक्ट हमने सॉफ्टवेयर को माना था, फिर ब्लॉक के जगह पे तो ब्लॉक्स होगा। आपको समझना पड़ेगा कि ये जो एंड कंजंक्शन लगा है ना, ये दो डिफरेंट क्लॉजेस को जोड़ रहा है। कौन कौन से क्लॉज को? द सॉफ्टवेयर इज डिजाइंड टू डिटेक्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस अटेम्प्ट्स, डिटेक्ट से लेके अटेम्प्ट्स तक, एंड इमीडिएट ब्लॉक देम, जिसका मतलब यह है कि ये जो टू लगा था ना, इसी के साथ दो इन्फिनेटिव का यूज किया गया था। डिटेक्ट का भी यूज किया गया था और ब्लॉक का भी यूज किया गया था। इसी वजह से ये अपने बेस फॉर्म में है, क्योंकि अभी भी ये टू के बाद ही आ रहा है। तो एक्चुअल सेंटेंस क्या रहा होगा? सोचो, एक्चुअल सेंटेंस रहा होगा द सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू डिटेक्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस अटेम्प्ट्स, फुल स्टॉप, द सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू ब्लॉक देम। तो दोनों में टू को कॉमन निकाल लिया गया, यहां पर डिटेक्ट रहा और यहां पर ब्लॉक रहा, इसलिए ये एरर नहीं है। इसे एरर जितने लोगों ने किया, आपका आंसर गलत है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। लिखा हुआ है कि ब्लॉक देम, देम मतलब किसको? इन अटेम्प्ट्स को। ये प्लूरल है तो ये प्लूरल है, ध्यान दे रहे होंगे आप। विदाउट एक प्रीपोजिशन होता है, उसके बाद आईएनजी वाला वर्ब आएगा। अगर कोई वर्ब आए जिसे हम जेरेंड कहते हैं तो यहां भी कोई एरर नहीं है। ये उसका ऑब्जेक्ट है, यूजर्स अप्रूवल, यहां भी कोई एरर नहीं है। तो फिर एरर है कहां? हमने तो पूरा सेंटेंस पढ़ लिया, कहीं पे कोई एरर नहीं मिल रहा। मिल गया एरर, एक्चुअली कहां मिला है? ध्यान देना, क्या लिखा था कि इमीडिएट ब्लॉक देम, लिखा हुआ है इमीडिएट ब्लॉक देम। ब्लॉक क्या है बच्चे? वर्ब। इमीडिएट क्या है? एडजेक्टिव है या नहीं है? हर बार बोलता हूं, फिर से बोल रहा हूं, अगर आपको यह पहचानना है एडजेक्टिव है, नाउन है, प्रोनाउन है, बहुत सिंपल है। इसको सेंटेंस में यूज करके देखो या एटलीस्ट एक फ्रेज बना लो। जैसे आपने बहुत बार सुना होगा
कि उसके ऊपर कोई इमीडिएट एक्शन नहीं लिया गया। सुना होगा आपने बहुत बार, इमीडिएट एक्शन नहीं लिया गया। नाउ आप ये बात समझते हैं कि एक्शन एक नाउन है, क्योंकि एस लगा के प्लूरल कर सकते हैं। सो ये नाउन का फीचर है, ये तो नाउन है। फिर ये क्या होगा, ये एडजेक्टिव होगा, क्योंकि ये एक्शन को क्वालिफाई कर रहा है कि इमीडिएट एक्शन। कैसा एक्शन है, इमीडिएट एक्शन है, विच मींस ये क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। अब अगर हम सेंटेंस में देखें, ये चूंकि एक एडजेक्टिव है इमीडिएट, ये किसी या नाउन या प्रोनाउन के लिए आना चाहिए था। यहां पे तो एक ही नाउन है सॉफ्टवेयर, तो क्या ये सॉफ्टवेयर के लिए आ रहा है, नहीं। कहा क्या जा रहा है कि सॉफ्टवेयर को ऐसे डिजाइन किया गया है कि वो तुरंत ब्लॉक कर देगा, विच मींस ये इमीडिएट का जो यूज सेंटेंस में किया गया था वो एक्चुअली इस ब्लॉक के लिए किया गया था, जो कि वर्ब था। विच मींस हमें वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एक एडजेक्टिव दिया गया है। ये सही है क्या, बिल्कुल गलत है। हमने कितनी बार ये रूल पढ़ा, अगर कोई वर्ब को क्वालिफाई कर सकता है तो वो एक एडवर्ब होता है। एडवर्ब कैसे बना सकते हैं, आप इमीडिएट लो और उसके आगे एलवाई लगा दो। सो वर्ड क्या बनेगा, इमीडिएटली। तो एरर कहां पर है, एरर है बी पोर्शन में, इमीडिएट नहीं होना चाहिए, उसके जगह पे इमीडिएटली होना चाहिए। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। लिखा है कि वर द गवर्नमेंट टू हैव इम्पोज्ड स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस अर्लियर, द इंडस्ट्री कुड नॉट हैव सफर्ड सच इरिवर्सिबल डैमेज। लिखा है कि वर द गवर्नमेंट। अच्छा, सेंटेंस किससे स्टार्ट है, देखना, सेंटेंस स्टार्ट है वर के साथ, फिर तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं कि वर दे गोइंग, वो जा रहे थे क्या, क्वेश्चन मार्क। यहां पे है क्या कहीं क्वेश्चन मार्क, मुझे तो नहीं दिख रहा। इसका एक ही मतलब होता है, अगर ये नहीं है दैट मीन्स ये सेंटेंस अपने साथ इन्वर्जन ले रहा है। याद करना मार्क्स बूस्टर का पहला वीडियो स्पॉटिंग एरर वाला, हमने थर्ड कंडीशनल किया था, सेंटेंस को हैड से स्टार्ट किया था और हमने बोला था कि वहां इन्वर्जन लगा है। क्या होता है कि जैसे मान लो मैं कह रहा हूं ना कि थर्ड कंडीशनल याद करना, इफ ही हैड टोल्ड मी आई वुड हैव डन इट, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। अगर हम यहां से इफ को रिमूव कर दें, बात को समझिएगा, अगर हम यहां से इफ को रिमूव कर दें तो इस सेंटेंस में इन्वर्जन लगेगा। इन्वर्जन बच्चे क्या होता है, इन्वर्जन का मतलब होता है कि पहले आप हेल्पिंग वर्ब को लिख दो और उसके बाद में सब्जेक्ट को लिखो। तो जब आप यहां से इफ को रिमूव कर देते हैं ना, तो ये स्टार्ट होता है ऐसे, सॉरी स्पेलिंग गलत लिख रहा हूं मैं, हाँ ये स्टार्ट होता है ऐसे कि हैड ही टोल्ड मी और आगे की बातें, ठीक है, इसको इन्वर्जन कहा जाता है। हम देखते हैं इस सेंटेंस में ये अप्लाई है क्या। आप देखना यहां पे शुरू किया गया है वर्ब के साथ, एक तो हिंट ये है, दूसरा कॉमा के बाद यहां कुड नॉट हैव लिखा हुआ है, जो कि यही वाला फॉर्म है जो मैंने नीचे लिखा था। इसका मतलब पक्का ये एक कंडीशनल सेंटेंस है और पक्का यहां पे इन्वर्जन लगा हुआ है। क्या किया गया होगा, यहां पे इफ लिखा हुआ होगा, जिस इफ को रिमूव किया तो ये उठ के आगे आ गया, ये उठ के पीछे चला गया, राइट। इसका मतलब एक्चुअली ये सेंटेंस क्या रहा होगा, एक्चुअली ये सेंटेंस रहा होगा, मैं कहां से पहचान रहा हूं, मैं कैसे सोच रहा हूं, उस बात पे ध्यान देना। आंसर तो आएगा ही, पर पहले ये समझना है आया कहां से, मैं कैसे सोच रहा हूं। यहां पे वर्ड देख के मैंने कैसे अंदाजा लगाया और ये कुड हैव से मैंने कैसे कंफर्म किया, वो सीखना है आपको। तो एक्चुअली क्या रहा होगा कि इफ द गवर्नमेंट वर टू हैव इम्पोज्ड, एक्चुअली ये रहा होगा, ठीक है, जिसको इन्वर्जन लगा के यहां से इफ को रिमूव किया था और ये वर उठकर आगे आ गया, द गवर्नमेंट पीछे चला गया, ठीक है। तो अब हमारे पास सेंटेंस क्या बचा, एक बार अगर आप ये बात समझ गए हो तो, कि इफ द गवर्नमेंट वर टू हैव इम्पोज्ड स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस अर्लियर, द इंडस्ट्री कुड नॉट हैव सफर्ड सच इरिवर्सिबल डैमेज। अब जो बच्चा अभी तक बहुत सारी किताबों से पढ़ चुका है, मेरी गारंटी है कि उनमें से 99% लोगों ने ये स्ट्रक्चर कभी देखा ही नहीं होगा। अब आपके दिमाग में तुरंत आएगा ये क्या नया पढ़ा रहे हो सर, वर्ड टू हैव क्या होता है। होता है, अगर आप एडवांस स्ट्रक्चर लोगे तो ये होता है। एक्चुअली जो थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है ना, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस को वर्ड टू हैव वाले फॉर्म में भी लिखा जाता है। अभी तक आपने पढ़ा है इफ आई वर अ किंग, इफ आई वर अ डॉग, वो सेकंड कंडीशनल था कि अगर मैं ऐसा होता, प्रेजेंट की इमेजिनेशन, ठीक है, कि अगर मैं शेर होता, अगर मैं राजा होता, ऐसी चीजें। मैं कह रहा हूं पास्ट के इमेजिनेशन के लिए भी, जहां पे आप थर्ड कंडीशनल हैड प्लस V3 यूज करते हो, वहां पे भी वर्ड का इस्तेमाल होता है। स्ट्रक्चर क्या है, वर्ड टू हैव, ठीक है। देखो मैं ये बात पहले बता देता हूं, ये जो भी वीडियोस है इनका मकसद है आपको वहां तक पहुंचाना कि अगर एसएससी बहुत टफ क्वेश्चन पूछे तो कहां तक जा सकती है, राइट।
ये एलिमेंट्री जो बच्चे हैं उनके लिए नहीं है, जो बिगिनर्स हैं या जो बेसिक लेवल तक पढ़कर आए हैं उनके लिए नहीं है। इसके पहले मैंने बहुत सारे एरर के वीडियोस डाले हैं, वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे और उनमें एलिमेंट्री क्वेश्चन थे। ये एडवांस्ड ग्रामर है और एडवांस्ड ग्रामर में मैं वैसे बच्चों को एक्सपेक्ट कर रहा हूं जिनका ग्रामर का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी ठीक ठाक है। अगर कोई नया बच्चा देख रहा है तो ये सब देख के घबरा मत जाना कि अरे इतना टफ है क्या। टफ नहीं है इतना। मैं बोलता हूँ 99% लोगों ने ये क्वेश्चन आज तक जिंदगी में देखा ही नहीं होगा। तो मैं जो पढ़ा रहा हूं ये बहुत एडवांस लेवल है। मैं आपको उसके लिए तैयार कर रहा हूं कि अगर एसएससी का एकदम ही दिमाग घूम गया और बहुत ही ज्यादा टफ आया तो कैसा आएगा। ये बेसिक लेवल नहीं है, ये नॉर्मल लेवल भी नहीं है, ठीक है। इसके पूछने के बहुत बहुत कम चांस है। पर मैं क्यों करा रहा हूं, क्योंकि बेसिक लेवल ऑलरेडी बहुत बच्चे पढ़ चुके हैं। बेसिक लेवल आपने पढ़ा है तभी आपने प्री क्वालिफाई किया है या आप स्टेनो में अच्छे मार्क्स लेकर आ रहे हो, तो ये जरूरी है कि थोड़ी तैयारी एडवांस की भी हो जाए। ओके, वापस आते हैं। सो ये वर्ड टू हैव के बारे में मैं बात कर रहा था। अब चूंकि एकदम नया चीज है और आपने आज तक देखा भी नहीं है, तो एक बार पहले इस चीज को इत्मीनान से समझते हैं। वर्ड टू हैव क्या होता है, कहां यूज किया जाता है, ये सब समझते हैं। देखो क्या लिखा है कि वर्ड टू हैव इज यूज्ड इन कंडीशनल सेंटेंसेस टू डिस्क्राइब अनरियल और हाइपोथेटिकल एक्शंस इन द पास्ट। ये बात मार्क कीजिएगा। सेकंड कंडीशनल प्रेजेंट इमेजिनेशन के लिए होता है, थर्ड कंडीशनल पास्ट की इमेजिनेशन के लिए होता है। इसका मतलब ये थर्ड कंडीशनल की बात कर रहे हैं हम लोग। थर्ड कंडीशन का स्ट्रक्चर क्या होता है, इफ वाले क्लॉज में हेड प्लस V3 और आगे जाके कोई भी मॉडल लगेगा उसका परफेक्ट होगा और उसके साथ V3 लगेगा। यही स्ट्रक्चर होता है ना। तो ये पास्ट वाले के बारे में बात करता है। फॉर एग्जाम्पल लिखा है कि इफ द मैनेजर वर टू हैव टेकन एक्शन अर्लियर, अगर मैनेजर ने पहले एक्शन ले लिया होता, मैं क्लीन कर रहा हूं लिखने की जगह कम है, अगर मैनेजर ने पहले एक्शन ले लिया होता द प्रॉब्लम कुड हैव बीन अवॉइडेड, प्रॉब्लम को अवॉइड किया जा सकता था। अभी मैं बता रहा हूं जो उससे एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी आ जाएगी। इसी सेंटेंस को अभी तक आपने ऐसे पढ़ा है, हैड टेकन। इफ द मैनेजर हैड टेकन एक्शन अर्लियर द प्रॉब्लम कुड हैव बीन अवॉइडेड। आप बोलोगे सर मजा आ गया, ये तो वही वाली बात होगी। बिल्कुल वही वाली बात है। सिर्फ क्या किया है ना कि जहां पे आप हैड यूज करते हो वहां पे एडवांस स्ट्रक्चर में या ऐसे बोलो फॉर्मल स्ट्रक्चर में वर्ड टू हैव का इस्तेमाल होता है। बस इतनी ही बात है, ठीक है। नीचे मैंने उसको लिख भी दिया है, लिखा है कि हैड इन थर्ड कंडीशनल इट्स सिंपलर एंड मोर कॉमन। हैड का इस्तेमाल जो थर्ड कंडीशन में होता है वो सिंपल फॉर्म है और बहुत कॉमनली यूज किया जाता है, जबकि वर्ड टू हैव जो है ये फॉर्मेलिटी है और बहुत ही न्यूएंस, मतलब बहुत ही छोटा छुपा हुआ मीनिंग ये बताता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लिखा है कि हैड ही ट्रेन्ड हार्डर, अगर उसने और अच्छे से ट्रेनिंग की होती। अच्छा, ये सेंटेंस यही है कि इफ ही हैड ट्रेन्ड हार्डर, पर हम यहां से इफ को हटा रहे हैं इसलिए इन्वर्जन लग रहा है। इन्वर्जन का मतलब है हैड पहले लिख रहे हैं, ही बाद में लिख रहे हैं, और कोई बात नहीं है, ठीक है। घबराना नहीं है इन सारी चीजों को देख के। तो क्या लिखा हुआ है कि हैड ही ट्रेन्ड हार्डर ही वुड हैव वॉन द मैच, अगर उसने और अच्छे से ट्रेनिंग की होती तो मैच जीत जाता। ये कॉमन स्ट्रक्चर है। अब मैं इसको एडवांस में लिखना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं उसी को लिख दूंगा वर ही टू हैव ट्रेन्ड हार्डर। अब ये स्ट्रक्चर आपने पहले देखा नहीं इसलिए कंफ्यूजन लग रहा था, अब देख लिया तो आसान लगेगा। तो एक्चुअली ये क्या रहा होगा, ये रहा होगा इफ ही वर टू हैव ट्रेन्ड हार्डर। अब यहां से हमने इफ हटाया तो ये वर उठ के आगे चला गया और क्या हो गया, वर ही टू हैव ट्रेन्ड हार्डर ही वुड हैव वॉन द मैच। उम्मीद करता हूं अब ये बात आप समझ पा रहे हैं कि जहां पे हम हैड यूज करते हैं थर्ड कंडीशन में, उसी की जगह पे वर टू हैव का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। लिखा है कि अगर इसके साथ इन्वर्जन लगा तो क्या होगा, पहले वर लिखाएगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर टू हैव होगा, फिर पास्ट पार्टिसिपल होगा, वो जो हमने यूज किया। पास्ट पार्टिसिपल मतलब बच्चे V3। लिखा हुआ है कि फॉर एग्जांपल वर द कंपनी टू हैव अडॉप्टेड न्यू टेक्नोलॉजी, अगर कंपनी ने न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लिया होता, इट माइट हैव गेन्ड अ कॉम्पिटिटिव एज, तो वो बाकियों से आगे बढ़ जाता। इसका मतलब यह है कि उसने इस्तेमाल नहीं किया और अब वो अफसोस कर रहा है कि अगर पहले बीते हुए वक्त में अगर उसने कंपनी ने ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर ली होती तो वो उसको एक एज मिल जाता। उसने नहीं किया तो एज नहीं है उसके पास, ठीक है। सिमिलरली यहां लिखा है इफ द गवर्नमेंट वर टू हैव इम्पोज्ड अ लॉकडाउन अर्लियर, अगर गवर्नमेंट पहले लॉकडाउन लगा देती द आउटब्रेक माइट हैव बीन कंटेन्ड, जो बीमारी फैली है उसे रोका जा सकता था। जिसका मतलब है पहले गवर्नमेंट ने लॉकडाउन नहीं लगाया तो बीमारी नहीं रुक पाई, ठीक है। इसका मतलब यह है हम फिर से कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3 की बात कर रहे हैं, जहां पे पास्ट का कोई एक इमेजिनेटिव सेंटेंस है जो कि एक रिग्रेट को शो कर रहा है। तो जहां पे हम पहले हैड लगाते थे वहां पे आज हमने एक नया स्ट्रक्चर सीखा है कि वर्ड टू हैव का भी वही मतलब होता है। अब बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। नई चीज है, शुरू में तो घबराहट होती ही है, पर धीरे धीरे करके चीजों को आप आराम से समझने लगते हैं, ठीक है। इसलिए घबराना नहीं है बिल्कुल भी। अब आ जाओ इसमें एरर कहां पर था। तो जैसा मैंने बोला कि इस सेंटेंस को सीधा पहले कर लेंगे, इफ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, इफ द गवर्नमेंट वर टू हैव। तो मैं इसको कैसे लिख रहा हूं,
कि इफ द गवर्नमेंट वर टू हैव, उसको मैं हेड लिखूं, हेड लिखूं, बात तो वही है। अब आप समझ गए हो मैं हेड क्यों लिख रहा हूं। हैड इम्पोज्ड स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस अर्लियर, उतना लिखूंगा मैं नहीं, टाइम वेस्ट होगा। द इंडस्ट्री कुड नॉट हैव, लिखा हुआ है द इंडस्ट्री कुड नॉट हैव सफर्ड सच इरिवर्सिबल चेंजेस। लिखा हुआ है कि अगर गवर्नमेंट ने पहले स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लगा दिए होते तो जो नुकसान इंडस्ट्रीज का हुआ, जो इरिवर्सिबल डैमेज हुआ, इरिवर्सिबल एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एसएससी का। अब देखो जब भी आप द हिंदू से पढ़ाते हो ना तो एक बड़ा फायदा होता है कि इसमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर मिलते हैं, क्योंकि एसएससी की ये भी टेंडेंसी है कि वो वोकैब भी द हिंदू से उठाता है। तो बहुत सारे बीच बीच में आते रहेंगे कुछ वर्ड्स जो प्रीवियस ईयर होंगे, जहां जहां मुझे याद आते जाएंगे मैं बताता चलूंगा। इरिवर्सिबल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जिसको आप वापस नहीं ले सकते। फॉर एग्जाम्पल आपने पेंसिल से लिखा, आप उसको क्लीन कर सकते हैं, पर अगर आप पेन से लिखोगे तो वो एक इरिवर्सिबल चीज है, उसको आप वापस नहीं ले सकते। ठीक है, आप पेज फाड़कर फेंक सकते हो पर वो मिटेगा नहीं, इसको इरिवर्सिबल बोलते हैं। हालांकि जो मिटता नहीं उसको इनडेलिबल भी कहा जाता है। ठीक है, एनीवेज तो मैं क्वेश्चन पे वापस आता हूं। तो लिखा है कि इंडस्ट्रीज कुड नॉट हैव सफर्ड। अब जहां पे ध्यान लेके जाना चाह रहा हूं वहां पे जाना, क्या इसमें स्ट्रक्चर वाइज कोई एरर है क्या? क्या बोला गया था? वर टू हैव, जिसको हम हैड बोलते हैं, उसके बाद V3 लगेगा, लगा हुआ है। मेन क्लॉज में मॉडल होगा, मॉडल के साथ परफेक्ट लगेगा और उसके साथ V3 लगेगा। यहां पे भी कोई एरर नहीं है। फिर एरर है कहां? क्या ये क्वेश्चन नो एरर है? नहीं, नो एरर नहीं है। कहां एरर है पकड़ने के लिए आपको बहुत डीप कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्या आपको यह बात पता है, क्या कभी आपने सुना है कि कैन का यूज कैपेबिलिटी या कैपेसिटी बताने के लिए होता है? अगर मैं कहता हूं आई कैन डू इट, यह संभावना बताने के लिए नहीं होता, यह कैपेसिटी या कैपेबिलिटी बताने के लिए होता है। आई कैन डू इट मतलब मेरी शक्ति है कि मैं कर पाऊंगा। मैं कह रहा हूं आई मे डू इट, ये प्रोबेबिलिटी बताने के लिए यूज किया जाता है, विच मींस अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं वो हो भी सकता है और नहीं भी। आई मे डू इट मतलब मैं कर सकता हूं, हो सकता है मैं करूं, हो सकता है मैं ना करूं, संभावना है कि मैं कर लूंगा। अब जरा क्वेश्चन को फिर से पढ़ो। क्या लिखा हुआ है कि अगर गवर्नमेंट ने नियम कानून कड़े पहले लगा दिए होते तो इंडस्ट्री की में जो डैमेजेस हुए हैं उनको रोका जा सकता था। ये कैपेसिटी की बात है या ये प्रोबेबिलिटी की बात है? ऑब्वियसली कॉमन सेंस है, ये प्रोबेबिलिटी की बात है कि जो डैमेजेस हुए हैं हो सकता है उनको रोका जा सकता था। इसका मतलब आप प्रोबेबिलिटी की अगर बात करोगे तो यहां पे कुड सही नहीं है। अब क्या सही है? आप दो जगह से सुधार सकते हैं, या तो आप इसको माइट लिखो तो भी ठीक है, या फिर अगर आपका रटा रटाया फॉर्म है तो वुड लिख दो कि आप सर्टेन हो कि ये चीज संभल ही जाती, तो आप वहां पे वुड लिख सकते हो। इसका मतलब माइट भी होगा, वुड भी होगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, यहां कुड नहीं होगा। होपफुली आप उस लेवल तक पहुंच पा रहे हो जहां तक मैं समझा रहा हूं। अगर आपको यह लग रहा है कि सर बहुत टफ हो गया तो कमेंट पे बता देना, मैं लेवल थोड़ा सा डाउन कर लूंगा। ठीक है, क्योंकि आपके कमेंट्स देख के ही मुझे रिव्यू का पता चलता है कि मैं जो जा रहा हूं वो सही रास्ता है या नहीं। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ज्यादा टफ हो गया तो भी मुझे बताना, अगर आपको लगता है कि यही लेवल सही है तो भी मुझे बताना, ताकि मैं आगे क्लासेस डिजाइन कर पाऊं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है द कमिटी deliberated on whether the current policies are sufficient in addressing the challenges posed by climate change। अलग अलग कर लेते हैं, आसान लगेगा। लिखा है कि द कमिटी सब्जेक्ट है यहां का, deliberated वर्ब है। जिन बच्चों को नहीं पता, deliberate एक तो इसका मतलब होता है जानबूझकर, एक और इसका मतलब होता है टू पॉन्डर, मतलब किसी चीज के बारे में सोचना, चिंतन मनन करना, उसको भी डेलिबरेटेड कहते हैं। तो क्या लिखा हुआ है कि द कमिटी डेलिबरेटेड, जो कमिटी है वो सोच रही इस बारे में, ऑन वेदर, वेदर कंजंक्शन है, द करंट पॉलिसीज, जो पॉलिसीज अभी लागू हुई हैं, आर लिंकिंग वर्ब है यहां का, सफिशिएंट एडजेक्टिव है। ठीक है, कि इस बारे में कमिटी सोच रही है कि जो अभी के जो पॉलिसीज हैं क्या वो काफी हैं, क्या वो सफिशिएंट है, इन प्रेपोजिशन एड्रेसिंग, एड्रेसिंग यहां का जेरेंड है। ठीक है, जब भी हम कोई प्रेपोजिशन यूज करते हैं उसके बाद अगर कोई वर्ब आता है तो हमेशा आईएनजी में होना चाहिए। रूल मैंने कई बार पढ़ाया है, आपको दोहरा रहा हूं फिर से। ही इज गुड इन डांस या ही इज गुड इन डांसिंग, हमेशा होगा ही इज गुड इन डांसिंग। ठीक है, ही इज गुड एट सिंगिंग, ऐसे यूज किया जाता है। ठीक है, ये इन प्रिपोजिशन सही नहीं था, पर मैं बता रहा हूं कि इस तरीके से यूज किया जाता है। आप कोई प्रिपोजिशन अगर यूज करोगे और उसके बाद अगर कोई वर्ब लिखोगे तो वर्ब आईएनजी फॉर्म में होना चाहिए, वो जेरेंड होना चाहिए। सो ये जेरेंड है। इन एड्रेसिंग व्हाट द चैलेंजेस, ये ऑब्जेक्ट है किसका? एड्रेसिंग का। एड्रेसिंग द चैलेंजेस
पोज्ड बाय द क्लाइमेट चेंज। इसको मैंने अपने प्रीवियस वाले वीडियो में, जो हमारा मार्क्स बूस्टर 1 था, उसमें मैंने कवर किया था, एक्सटेंसिवली कवर किया था कि यहां पे जब आपको V3 मिले तो आप ये मत समझना मेन वर्ब है, ये एक्चुअली एक पास्ट पार्टिसिपल है जो कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है। यहां पे छिपा हुआ था दैट आर द चैलेंजेस दैट आर पोज्ड बाय द क्लाइमेट चेंज। ऐसे चैलेंजेस, कौन से चैलेंजेस? जो क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहे हैं, वो चैलेंजेस। इसका मतलब यह है कि ये वाला जो पार्ट था, ये वाला पार्ट एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है जो चैलेंजेस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए आया है। ठीक है, तो क्या लिखा था? द कमिटी डेलिबरेटेड ऑन वेदर द करंट पॉलिसीज आर सफिशिएंट इन एड्रेसिंग द चैलेंजेस पोस्ड बाय द क्लाइमेट चेंज। हमने पूरे सेंटेंस को अलग अलग कर लिया। अब देखते हैं इसमें एरर कहां हो सकता है। कमिटी सब्जेक्ट था, डेलिबरेटेड यहां का V2 था, पास्ट में बात हो रही है। ऑन वेदर द करंट पॉलिसीज आर सफिशिएंट, मिल गया एरर। जब आपने यहां पे डेलिबरेटेड लिखा है जो कि वर्ब का दूसरा फॉर्म है, तो हम आगे चल के जो भी वर्ब यूज करेंगे वो पास्ट में ही तो होगा, तभी तो टाइमलाइन मेंटेन हो पाएगा। तो लिखा है कि द कमिटी डेलिबरेटेड ऑन वेदर द करंट पॉलिसीज आर नहीं होना चाहिए भाई साहब, यहां पे वर होना चाहिए। प्रिंसिपल क्लॉज पास, सबऑर्डिनेट पास पढ़ा है आपने, टेंस का सबसे पहला रूल था, वही रूल यहां पे लगा है। ठीक है, अच्छा आगे देख लो, और कोई एरर है क्या? इन प्रीपोजिशन उसका जेरेंड लगना चाहिए, लगा हुआ है। चैलेंजेस यहां का ऑब्जेक्ट है और कहीं कोई एरर नहीं है, आंसर होगा आर के जगह पे वर्ड। अगर मैं अलग अलग कर देता हूं ना, ये वर्ड ये है, ये वर्ड ये है, तो इससे सोचने में आपको बहुत हेल्प मिलती है। ठीक है, और ये काफी प्रैक्टिस से आएगा, ऐसा नहीं कि शुरू शुरू में आप तुरंत करने लगोगे ये चीज। आगे बढ़ेंगे, लिखा है कि द विटनेस रिकॉल्ड सीइंग द सस्पेक्ट लीविंग द प्रीमाइसेस हरीडली एंड दैट ही कैरीड अ सस्पिशियस बैग। लिखा है द विटनेस, यहां का सब्जेक्ट है, रिकॉल्ड, रिकॉल्ड यहां का वर्ब है। रिकॉल्ड ना, रिकॉल एक ऐसा वर्ड है, नहीं पता तो नोट कर लेना, रिकॉल एक ऐसा वर्ड है जो अपने साथ जेरेंड लेता है, जिसका मतलब है रिकॉल के बाद जो भी वर्ब आएगा वो आईएनजी में होना चाहिए। इस वजह से देखना यहां पे लिखा हुआ है रिकॉल्ड सीइंग, सीइंग हूं, सीइंग द सस्पेक्ट। सस्पेक्ट क्या कर रहा था? लीविंग द प्रीमाइसेस हरीडली। ठीक है, तो समझते हैं इस बात को धीरे धीरे करके। क्या लिखा हुआ है कि विटनेस ने रिकॉल किया, द विटनेस यहां का सब्जेक्ट है, रिकॉल्ड यहां का वर्ब है। ओके, सीइंग क्या है? जेरेंड है, जो कि रिकॉल्ड के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, किसे देखा? सस्पेक्ट को देखा, ये सीइंग का ऑब्जेक्ट है। आगे लिखा हुआ है लीविंग द प्रीमाइसेस हरीडली। सस्पेक्ट क्या कर रहा था? वो प्रीमाइसेस छोड़कर जल्दी से भाग रहा था। ठीक है, तो एक्चुअली यहां पे है हु वॉज, जो लिखा नहीं गया है, मतलब ये वाला एडजेक्टिव का एडजेक्टिव एक क्लॉज है जो कि सस्पेक्ट के लिए आया है। ठीक है, विटनेस ने देखा, विटनेस ने याद किया कि उसने देखा एक सस्पेक्ट को, जो सस्पेक्ट भाग रहा था जल्दी जल्दी प्रीमाइसेस छोड़ के, बिल्डिंग छोड़ के, एंड जो कि यहां का कंजंक्शन है दैट ही कैरीड, ही सब्जेक्ट, कैरीड V2 अ सस्पिशियस बैग, इसका ऑब्जेक्ट। राइट, जिसका मतलब यह है, कह रहा है कि विटनेस ने रिकॉल किया कि उसने सस्पेक्ट को देखा है। कौन से सस्पेक्ट को? जो भाग रहा था जल्दी जल्दी, और साथ ही में उसके पास एक सस्पिशियस बैग था। उसके पास एक ऐसा बैग था जिसको देख के लोगों का वहां पे सस्पिशन हो रहा है, शक हो रहा है लोगों को। एरर की बात करते हैं, समझना बड़ा तगड़ा सवाल है। क्या लिखा हुआ है? द विटनेस रिकॉल्ड। ठीक है, विटनेस ने याद किया। अब विटनेस ने देखो दो चीजें याद की है। पहला ये कि उसने सस्पेक्ट को देखा, सीइंग द सस्पेक्ट। अच्छा, ये आगे की जो बात है ये तो सस्पेक्ट के लिए आई है ना। कौन सा सस्पेक्ट? जो जल्दी जल्दी भाग रहा था। तो ये तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है इसके लिए। सेंटेंस में इसका कोई इंपॉर्टेंस है क्या? नहीं, पिछले वीडियो में भी समझाया था कि इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता सेंटेंस में, ये बस एक नाउन को क्वालिफाई करने के लिए आता है। तो कौन से सस्पेक्ट की बात हो रही है? जो जल्दी जल्दी भाग रहा था। सेंटेंस में तो और कोई यूज नहीं है उसका। एंड, और साथ ही साथ में अभी भी रिकॉल्ड इसका मेन वर्ब है। और उसने क्या रिकॉल किया कि उसके पास एक बैग है। ठीक है, दैट ही कैरीड अ सस्पिशियस बैग, कि वो कैरी कर रहा था एक सस्पिशियस बैग। अब आप बताओ, क्या ये सेंटेंस का बैलेंस ठीक है? क्या ये सेंटेंस थियोरी ऑफ पैरेललिज्म को फॉलो कर रहा है? समझाता हूं आसान भाषा में। मैं कह रहा हूं कि आई लव वॉचिंग मूवीज एंड प्ले क्रिकेट। अब आप बोलोगे सर, इस पे तुरंत बोलोगे सर ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सर आपने अगर लव को देख के यहां वॉचिंग लगाया तो ये एंड जो है वो से लव कॉमन निकाला हुआ है और लव को ही देख के यहां पे प्लेइंग भी होगा।
तो भाई छोटा सेंटेंस है तो दिमाग काम किया ना, तो बड़े सेंटेंस में भी ग्रामर का रूल थोड़ा ना चेंज हो जाएगा। आपने क्या किया था, यहाँ पे लव को देख के वॉचिंग लगाया, फिर थ्योरी ऑफ पैरेललिज्म लगाया कि एंड किसको किसको जोड़ रहा है, दो जेरेंड को जोड़ रहा है। एक जेरेंड है वॉचिंग, दूसरा जेरेंड है प्लेइंग, तो यहाँ पे प्ले नहीं होगा, यहाँ प्लेइंग होगा। मैं यही रूल तो ऊपर लगा रहा हूं कि रिकॉर्ड है यहाँ का मेन वर्ब, इसको देख के दो जेरेंड लगने चाहिए थे। एक जगह पे आपने बोला सीइंग जो कि जेरेंड था और सेंटेंस बिल्कुल ठीक था। यहां पे आपने एक डिफरेंट नाउन क्लॉज कैसे लगा दिया, मतलब ये तो अपने आप में आपने पूरा सेंटेंस बना दिया आगे दैट लगा कंजंक्शन लगा के। हम क्यों कंजंक्शन लगाएंगे, सेंटेंस तो गलत हो जाएगा। होना क्या चाहिए था, द विटनेस रिकॉर्ड सीइंग द सस्पेक्ट लिविंग द प्रीमाइसेस हरिडली एंड कैरिंग अ सस्पिशियस बैग। फायदा क्या हुआ कि जो हमने दो जेरेंड को एंड से जोड़ा था, अब इस जगह पे वो पर्पस फुलफिल हो जाएगा। पहले वो फुलफिल नहीं हो रहा था क्योंकि आप एंड से तो गलत चीजों को जोड़ रहे थे, अब ये एंड से सही चीज जुड़ जाएगी। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आया है, उम्मीद करता हूं आपको लेवल अच्छा लग रहा है। अगर आपको टफ लग रहा है तो माफी चाहूंगा, पर एडवांस लेवल ग्रामर है, इससे सिंपल आई डोंट थिंक हो सकता है, वरना एडवांस किस काम का। फिर आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे। लिखा है द प्रोफेसर इंसिस्टेड दैट द स्टूडेंट्स सबमिटेड देयर असाइनमेंट्स बिफोर द नेक्स्ट लेक्चर। लिखा है कि द प्रोफेसर इंसिस्टेड, ये यहां का सब्जेक्ट था, इंसिस्टेड यहां का वर्ब था, ठीक है। क्या इंसिस्ट किया, दैट द स्टूडेंट्स यहां का सब्जेक्ट है, सबमिटेड यहां का वर्ब है, देयर प्रोनाउन सॉरी एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, असाइनमेंट्स यहां का नाउन है, बिफोर एक प्रीपोजिशन है, द नेक्स्ट लेक्चर इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। हमने अलग अलग कर लिया, ठीक है। एरर देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है कि द प्रोफेसर इंसिस्टेड, प्रोफेसर ने इंसिस्ट किया, ध्यान देंगे यहां पे वर्ड इंसिस्ट लिखा हुआ है, दैट द स्टूडेंट्स सबमिटेड। मुझे एरर मिल गया है, आपको मिला क्या, सबमिटेड नहीं होगा, क्या होगा, सबमिट होगा। क्या आपको मेरा पिछला लेक्चर याद है, ऐसे बच्चे जो जिन्होंने अभी अभी डिस्कवर किया है चैनल और ये पहला वीडियो आप देख रहे हो क्यूइंग चैनल का, मैंने इसके पहले एक वीडियो अपलोड किया था जो कि जो मार्क्स बूस्टर सीरीज हम कर रहे हैं उसका वीडियो नंबर 1 था। उसमें मैंने बहुत डिटेल में प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड कवर किया था, ठीक है, जहां पे मैंने आपको यह समझाया था कि बहुत सारे इस किस्म के वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में, वर्ब्स होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं, जिनका अगर यूज कर दिया जाए तो हमेशा सेंटेंस के सबऑर्डिनेट क्लॉज में प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड लगता है। और वो क्या होता है प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड, कि आप उसमें बेसिकली एक बेस फॉर्म का इस्तेमाल करते हो, ना V1 में वर्ब होता है, ना V2 में, ना V3 में, ना V4 में, जब भी होगा बेस फॉर्म होगा। उसमें एक वर्ड इंसिस्ट भी था, वहां मैंने पढ़ाया था कि अगर किसी सेंटेंस के मेन वर्ब के फॉर्म में आप इंसिस्ट यूज करते हो तो उसके बाद जो भी सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा उसका मेन वर्ब बेस फॉर्म में होना चाहिए। सो सबमिटेड लिखा हुआ यहां पे, सबमिटेड नहीं होगा, सबमिट होगा। ये V2 नहीं हो सकता, जब भी होगा तो बेस फॉर्म होगा, तो यहां पे क्या होना चाहिए था, सबमिट होना चाहिए था। नाउ इन केस यू हैव मिस्ड दैट लेक्चर और आप आज जुड़े हो चैनल से, तो मैंने वो स्लाइड रिपीट किया है, ठीक है। ये स्लाइड मैं पहले दे चुका हूं, मैंने इसको रिपीट किया है, एक बार मैं जल्दी से समझा देता हूं। मैंने वहां पे पढ़ाया था कि बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा, कहां लगेगा, अगर आप मेन वर्ब के फॉर्म में सजेस्ट यूज करते हो, इंसिस्ट यूज करते हो, डिमांड यूज करते हो, रिकमेंड, रिक्वायर, प्रपोज, ऑर्डर, और भी वर्ड्स हैं पर इतने इंपॉर्टेंट है, इतने वर्ड्स को अगर आप मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल करोगे सेंटेंस में, तो आगे जो सबऑर्डिनेट क्लॉज लगाओगे उस क्लॉज में हमेशा बेस फॉर्म लगेगा। यही नहीं, कुछ एडजेक्टिव्स भी हैं, जैसे कि इंपेरेटिव, हिंदी में मतलब होता है जरूरी, आप यूज करते हो इट इज इंपेरेटिव, इट इज क्रूशियल, इट इज एसेंशियल, इंपॉर्टेंट, नेसेसरी, वाइटल, अर्जेंट। ये सारे वर्ड्स को अगर आप यूज करोगे सेंटेंस में तो हमेशा प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड आएगा, राइट। उम्मीद करता हूं ये बात क्लियर हो गई है आपको, और क्वेश्चन भी आपने अगर पिछला वीडियो देखा है तो ये वाला आपसे बन गया होगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 पर आएंगे। लिखा है एवरी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स वर गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू शोकेस देयर टैलेंट। लिखा है, मैं इसको स्प्लिट नहीं कर रहा क्योंकि मुझे एरर पहले लाइन में मिल गया है, लिखा हुआ है एवरी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। आसान सवाल है पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ये वाला क्वेश्चन तो एक ही तरीके से बनेगा। लिखा हुआ है कि एवरी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, अब बहुत सारे बच्चे क्या है जो ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, उन्होंने सोचा होगा यहां पे वॉज लगेगा, क्योंकि ईच एवरी आइदर नाइदर हमेशा सिंगुलर होता है। पर फिर यहां पे ये भी एरर होगा कि देयर के जगह पे हिज लगना चाहिए। तो अगर आप इसको सिंगुलर करना चाह रहे हो तो मैं बता दूं दो जगह पे एरर है। फिर क्या लॉजिक है, एरर कहां पर है, एरर भाई यही है। जिन बच्चों को नहीं पता है मार्क करके नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ईच ऑफ होता है पर कभी भी एवरी ऑफ नहीं होता।
ये एग्जिस्ट ही नहीं करता इंग्लिश में। एवरी को आप एज अ प्रोनाउन नहीं यूज कर सकते, ये जब भी यूज होगा हमेशा एज एन एडजेक्टिव यूज होगा। तो एवरी ऑफ कुछ नहीं होता, या तो आप बोलो एवरी बॉय या तो बोलो एवरी वन ऑफ द, पर किसी भी हिसाब से एवरी ऑफ द नहीं बोल सकते। इसका मतलब ये जो चीज यहां पे लिखी हुई है ना एवरी ऑफ द, यही गलत है, ये नहीं होता। तो अब सवाल है ये नहीं होता, बात तो समझ आ गई हमें, होगा क्या? क्योंकि अगर हम यहां पे एवरी को हटा के, एक थॉट ये आता है कि एवरी को हटा के ईच कर देते हैं, पर अगर हमने एवरी को हटा के ईच किया फिर हमें यहां भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वर्क को हटा के वॉज होगा, फिर हमें यहां भी चेंज करना पड़ेगा कि देयर को हटा के हिज होगा। इसका मतलब यहां पे हम कुछ भी सिंगुलर नहीं रख सकते। अगर हमने यहां सिंगुलर रखा फिर यहां भी एरर है और यहां भी एरर है। तो ऐसा करेंगे, जब हम इसे सुधारेंगे आप यहां पे कुछ प्लूरल रख लो। फॉर एग्जांपल आप यहां पे ऑल रख लो कि ऑल ऑफ द पार्टिसिपेंट्स वर गिवन, या मैनी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स वर गिवन। आपको जो ठीक लगे आप यहां पे कोई भी प्लूरल नंबर रख लो, पर यहां पे सिंगुलर नहीं यूज कर सकते, वरना यहां पे भी, ये इन दोनों जगह पे भी एरर हो जाए। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आ गया। मैं बढ़ूंगा 7 की तरफ। लिखा है कि नो सूनर हैड द कंपनी अनाउंस्ड, लॉटरी निकल गई। नो सूनर के बाद हमेशा क्या लगता है? देन। रटा रटाया रूल है, हार्डली के बाद क्या होता है? व्हेन। लिख देता हूं यहां पे, याद आ जाएगा देखने से। हार्डली और स्केर्सली से सेंटेंस अगर शुरू हुआ तो आगे चल के हम लगाएंगे व्हेन, और नो सूनर से अगर हमारा सेंटेंस शुरू हुआ तो हम आगे चल के लगाएंगे देन। ये तो हम जानते ही हैं। तो क्या लिखा हुआ है कि नो सूनर हैड द कंपनी अनाउंस्ड। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहां से कभी कभी पूछा जाता है, वो भी मैं यहां लिख देता हूं। आप हार्डली से सेंटेंस को शुरू करो, आप स्केर्सली से सेंटेंस को शुरू करो, या आप नो सूनर से सेंटेंस को शुरू करो। इन तीनों से अगर आप सेंटेंस को शुरू कर रहे हो तो उसमें इन्वर्जन लगेगा। इन्वर्जन लगने का मतलब यह है कि आप पहले वर्ब लिखेंगे बाद में सब्जेक्ट। जैसे यहां पे स्ट्रक्चर देखना, लिखा हुआ है नो सूनर हैड द कंपनी। द कंपनी हैड नहीं लिखा हुआ, हैड द कंपनी, पहले वर्ब आ गया है बाद में सब्जेक्ट आया है, जबकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं था उसके बावजूद। तो याद रखना, हार्डली, स्केर्सली, नो सूनर से जब भी सेंटेंस को शुरू करोगे हमेशा इसमें इन्वर्जन लगाना पड़ेगा आपको, जिसका मतलब है पहले लगेगा वर्ब और बाद में लगेगा सब्जेक्ट। तो क्या लिखा हुआ है? नो सूनर हैड द कंपनी अनाउंस्ड। अब देख लेते हैं यहां तक एरर कुछ मिला क्या? नो सूनर से शुरू है, उसके साथ इन्वर्जन लगा है हैड द कंपनी, हैड के बाद V3 होता है, ये V3 रहा, यहां तक तो कोई एरर नहीं है। हैड अनाउंस्ड, अनाउंस्ड व्हाट? द क्लोजर, ये ऑब्जेक्ट है यहां का, ऑफ प्रीपोजिशन है, ऑफ देयर प्लांट, प्लांट यहां का नाउन है जो कि एज अ प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। कौन से प्रीपोजिशन का? ऑफ का, ऑफ प्रीपोजिशन था, ये उसका ऑब्जेक्ट है, कॉमा देन। नो सूनर के बाद हमेशा देन लगता है। आइला, एरर नहीं मिला, क्योंकि नो सूनर के साथ हम व्हेन एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्या मिल गया? देन मिल गया। इसका मतलब यहां तो एरर नहीं है। अब इतना सिंपल क्वेश्चन थोड़ी ना सेट करूंगा यार, ये वाला तो प्री लेवल का है। तो क्या लिखा हुआ है कि नो सूनर हैड द कंपनी अनाउंस द क्लोजर ऑफ द प्लांट देन, नो सूनर के बाद देन लगता है, ये तो ठीक है। देन प्रोटेस्ट्स, सब्जेक्ट है यहां का, इंक चेंज कर लूं क्या? सब्जेक्ट है यहां का, इरप्टेड, वर्ब है, अक्रॉस प्रीपोजिशन है, द सिटी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अलग अलग कर लिया हमने, अभी तक कोई एरर नहीं मिला, मुझे मिल गया। जरा पढ़ो सेंटेंस को फिर से। नो सूनर हैड द कंपनी अनाउंस द क्लोजर ऑफ देयर प्लांट। क्या लिखा हुआ है? देयर प्लांट। ये देयर एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है जो कि दे से बनकर आया है। जहां तक मेरी समझ है, दे एक प्लूरल नंबर है और एक प्लूरल नाउन के लिए आता है। अब सोचो, लिखा हुआ है कि जैसे ही कंपनी ने अनाउंस किया कि कंपनी उनके प्लांट बंद कर देगी। उनके किनके प्लांट बंद करेगी? कंपनी अपना ही तो प्लांट बंद करेगी। मैं अपना ही तो यूट्यूब चैनल बंद करूंगा, मैं दूसरे को थोड़ी ना कर सकता हूं। मैं जिसका मालिक होऊंगा मैं उसी को तो बंद करूंगा। तो यहां लिखा होता कंपनी ने अनाउंस किया कि वो उनका प्लांट बंद करेगी। उनका किनका? कंपनी खुद के बारे में बात कर रही है ना। अगर खुद के बारे में बात कर रही है तो कंपनी तो सिंगुलर है, ये नंबर से तो सिंगुलर है। अगर ये नंबर से सिंगुलर है तो जो हम लोग इसके लिए प्रोनाउन यूज करेंगे वो भी तो सिंगुलर होना चाहिए। कौन सा प्रोनाउन होगा? इट। क्या पॉजेसिव फॉर्म बनेगा? इट्स। तो एरर कहां पर है? एरर ये है कि यहां देयर नहीं होगा, इसके जगह पे इट्स होना चाहिए कि नो सूनर हैड द कंपनी अनाउंस्ड द क्लोजर ऑफ इट्स प्लांट। अब क्या होता है, आप जब ऐसे नो सूनर देन वगैरह देखते हो ना तो आप 10 जगह एरर ढूंढ लेते हो, पर जहां एक्चुअली एरर वहां नजर नहीं जाएगी। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन जानबूझ के डाला है कि आपकी नजर वहां नहीं गई होगी। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन गलत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है इफ शी हैड प्रैक्टिस्ड मोर कंसिस्टेंटली। फिर से कंडीशन आ गया। कौन सा कंडीशनल है? थर्ड कंडीशन है। मुझे कैसे पता चला? इफ के बाद
हैड लिखा हुआ है, ठीक है। सो लिखा हुआ है कि इफ शी हैड प्रैक्टिस्ड मोर कंसिस्टेंटली कॉमा शी कुड हैव वॉन द चैंपियनशिप विदाउट मच डिफिकल्टी। लिखा हुआ है कि अगर वो और कंसिस्टेंटली मतलब और लगातार अगर वो प्रैक्टिस करती तो वो चैंपियनशिप आसानी से जीत सकती थी। अब ध्यान देना, मैं कह रहा हूं जीत सकती थी, मतलब मैं यहां पे कैपेसिटी की बात कर रहा हूं। पिछला वाला क्वेश्चन याद करना, कैपेसिटी की बात हो रही है, पॉसिबिलिटी की नहीं। तो कैन तो डेफिनेटली लग सकता है, और जब हम इसको पास करेंगे तो कुड भी लग सकता है। इसका मतलब यहां पे ये जो कुड लगा हुआ है ये तो सही है बिल्कुल, यहां एरर मत ढूंढ लेना, ठीक है। खैर, स्ट्रक्चर क्या कहता है भाई, थर्ड कंडीशनल का स्ट्रक्चर है इफ होगा, सब्जेक्ट होगा, हैड होगा, V3 होगा, आगे चल के मेन क्लॉज में सब्जेक्ट होगा, मॉडल मतलब वुड कुड माइट कुछ भी लगा लो, उसके साथ हैव होगा, और फिर V3 होगा, फिर आगे चलकर ऑब्जेक्ट होगा। यही तो स्ट्रक्चर है, देखते हैं लगा है क्या। इफ है, सब्जेक्ट शी है, हैड लिखा हुआ है, प्रैक्टिस्ड गलत है, मिला एरर, प्रैक्टिस्ड लिखा हुआ है जो कि गलत है। ये वाला रूल आपने पढ़ा होगा, पर क्वेश्चन बनाते हुए ये सब दिखता नहीं है। प्रैक्टिस विथ अ CE इज अ नाउन, प्रैक्टिस विथ अ SE इज अ वर्ब। ये सी वाला नाउन होता है, SE वाला वर्ब होता है, ठीक है। आपको कौन सा चाहिए था, V3 माने वर्ब 3। अब वर्ब के तीसरे फॉर्म की बात कर रहे हो तो फिर यहां नाउन क्यों लगा रहे हो, वर्ब लगना चाहिए ना। सो यहां पे एरर यह है कि प्रैक्टिस्ड SED के साथ होगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन क्लियर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। लिखा हुआ है कि द डॉक्टर रिकमेंडेड दैट द पेशेंट अवॉइड्स स्ट्रेनुअस एक्टिविटीज। स्ट्रेनुअस का मतलब होता है ऐसी एक्टिविटीज जो जिसमें फिजिकली आपको जो ड्रेन आउट कर ले, मतलब बहुत ज्यादा जिसमें शारीरिक शक्ति लगती हो, ठीक है। तो लिखा है स्ट्रेनुअस, द डॉक्टर रिकमेंडेड दैट द पेशेंट अवॉइड स्ट्रेनुअस एक्टिविटीज फॉर एटलीस्ट 2 वीक्स। डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि पेशेंट जो है वो कम से कम 2 हफ्ते के लिए फिजिकल एक्टिविटीज को बंद रखे। देखते हैं एरर क्या है। द डॉक्टर यहां का सब्जेक्ट है, रिकमेंडेड यहां का वर्ब है, दैट कंजंक्शन, द पेशेंट सब्जेक्ट, अवॉइड्स वर्ब, स्ट्रेनुअस एडजेक्टिव, एक्टिविटीज ऑब्जेक्ट, फॉर प्रीपोजिशन, आगे उसका ऑब्जेक्ट, राइट। एरर देख लेते हैं। लिखा हुआ है द डॉक्टर रिकमेंडेड, चमका कुछ, रिकमेंड एक प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड वाले वर्ब को ट्रिगर करता है, विच मीन्स अगर हमने सेंटेंस में रिकमेंड यूज कर लिया तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में मोर ऑफन देन नॉट हमें सब्जंक्टिव फॉर्म यूज करना पड़ेगा, विच मीन्स सब्जंक्टिव का मतलब है बेस फॉर्म यूज करना पड़ेगा। प्रेजेंट सब्जेक्टिव यही होता है, तो जिसका मतलब यह है कि अवॉइड्स नहीं हो सकता साहब, अवॉइड होना चाहिए। दिक्कत है क्या, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 10। मैनी अ स्टूडेंट हैज फेल्ड टू रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ कंसिस्टेंट इन प्रिपरेशन। लिखा हुआ है मैनी अ स्टूडेंट हैज फेल्ड। ये रूल है, जिन बच्चों को नहीं पता ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। ये वाला स्ट्रक्चर बहुत कम इंग्लिश में इस्तेमाल किया जाता है, इस वजह से ये एरर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी सेंटेंस में मैनी अ या मैनी एन का इस्तेमाल करोगे तो इसका मतलब भी बहुत के ही सेंस में होता है। ये बहुत ही ज्यादा फॉर्मल लैंग्वेज है, इसलिए आमतौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब इसके साथ रूल क्या है, क्यों ये बार बार SSC पूछती है, क्योंकि ये खास रूल, एक खास कह लो कि क्वालिटी का ये एक फ्रेज है। क्योंकि मैनी हमेशा हम मैनी को रिलेट करते हैं प्लूरल के साथ, हमने बोला बहुत मतलब समझते हैं एक से ज्यादा, तो हम ये समझते हैं हमेशा प्लूरल होगा। पर ये क्या कहता है, ये रूल ध्यान देना कि अगर आप किसी सेंटेंस में मैनी अ लिखते हो या मैनी एन लिखते हो ना, तो इसके साथ का नाउन भी सिंगुलर होगा, ठीक, और इसके साथ का वर्ब भी सिंगुलर होगा। मतलब यह है कि हम लोग मैनी अ या मैनी एन जब भी किसी सेंटेंस में यूज करेंगे या इसको अगर हम लोग शुरू करेंगे तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर नाउन लगेगा और इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगा, विच मीन्स मैनी अ स्टूडेंट सिंगुलर है, हैज सिंगुलर है, यहां कोई एरर नहीं है, ठीक है। सो मैनी अ मैनी एन देख के चूंकि स्टूडेंट रट्टा मार लेते हैं तो उनको लगा यही एरर, यहां एरर है ही नहीं, ये भी सही है, ये भी सही है। हैज के बाद V3 होता है तो ये भी सही है, टू के बाद V1 होता है तो ये भी सही है। द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीपोजिशन है, कंसिस्टेंट इन प्रिपरेशन इन प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो एरर है कहां, देखते हैं। मैनी स्टूडेंट को एरर नहीं है, हैज फेल्ड टू रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस को एरर नहीं है, ऑफ कंसिस्टेंट
आ जाओ भाई साहब, ऑफ कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट क्या है? एक एडजेक्टिव है। मेरी बात पे यकीन मत करो, यूज करो। मैं कह रहा हूं कि कंसिस्टेंट एफर्ट्स लगते हैं कुछ अच्छा अचीव करने के लिए। कंसिस्टेंट एफर्ट्स लगते हैं, मतलब क्या भाई इसका? मतलब यह है कि ये वाला नाउन है, ये वाला एडजेक्टिव है। मैं आपसे पूछूं अगर कि कैसे एफर्ट्स लगते हैं, आप बोलोगे कंसिस्टेंट एफर्ट्स लगते हैं, जिसका मतलब यह है कि आपने यहां पे जो कंसिस्टेंट यूज किया है वो एक एडजेक्टिव है। अच्छा, आप देखो तो क्या लिखा हुआ था, ऑफ कंसिस्टेंट इन प्रिपरेशन। जगह की कमी है, थोड़ा क्लीन कर रहा हूं। अब मुझे जरा जल्दी से ये बताना, ही इज बिजी इन गुड, क्या मतलब है इसका? कोई सेंस है? आप बोलोगे सर अधूरा लग रहा है, पर बता नहीं पाओगे क्यों अधूरा लग रहा है। अधूरा इसलिए है ये क्योंकि जब आपने इन यूज किया एक प्रीपोजिशन, तो इस प्रीपोजिशन को एक ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, और ऑब्जेक्ट कभी एडजेक्टिव नहीं होता। ऑब्जेक्ट हमेशा कौन होता है? या तो एक नाउन होता है या तो एक प्रोनाउन होता है, यही तो ऑब्जेक्ट बन सकता है। इसका मतलब हम अगर केवल गुड लाके छोड़ दें तो कोई सेंस ही नहीं बनेगा सेंटेंस का। यहां पे भी तो आपने वही किया, क्या लिखा हुआ था, ऑफ कंसिस्टेंट, ये एडजेक्टिव है, तो बात तो वही हुई ना कि गुड लाके छोड़ दिया, सो कंसिस्टेंट पे लाके छोड़ दिया। आगे क्या, नाउन कहां है? गलत है ना, इसे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट चाहिए ना, तो कंसिस्टेंट नहीं होगा, इसको नाउन बनाओ, विच मीन्स कंसिस्टेंसी होना चाहिए। सो क्या है, मैनी अ स्टूडेंट हैज फेल्ड टू रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ कंसिस्टेंसी इन प्रिपरेशन। तैयारी में जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उसकी वैल्यू नहीं कर पा रहे स्टूडेंट, यहां पे वो लिखा हुआ है। सो कंसिस्टेंट ना होके कंसिस्टेंसी होगा। उम्मीद करता हूं ये जो स्पॉटिंग एरर्स मैंने कवर किए, 10 क्वेश्चन मैंने उठाए थे, ये 10 क्वेश्चन आपके सामने है। उम्मीद करता हूं आपको कुछ नया सीखने को मिला, साथ ही साथ में आपको क्वेश्चंस चैलेंजिंग लगे, आपका कॉन्सेप्ट चैलेंज हुआ, आपकी कॉमन सेंस चैलेंज हुई, साथ ही साथ में एग्जाम अवेयरनेस जो होता है वो भी मैं कोशिश कर रहा हूं सिखाने की, क्या एग्जाम में दिखेगा और क्या नहीं दिखेगा। क्योंकि आप वैसे वाले एरर को देख रहे हो जिसके रूल्स आपने बहुत फ्रीक्वेंटली पढ़े हैं, पर वहां एरर नहीं होता बहुत बार, और इसी को टफ बोलते हैं, और कुछ नहीं। ग्रामर के रूल्स थोड़ी ना चेंज हो रहे हैं, इसी को तो टफ कहा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आ जाएंगे हम अगले पार्ट पे, जो कि है सेंटेंस इंप्रूवमेंट का पार्ट। अब जो बच्चे मेरे से पहले पढ़ चुके हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट मैं कैसे बनाता हूं, मैं ज्यादा करके हमेशा ऑप्शन एलिमिनेट करने की कोशिश करता हूं, मैं एलिमिनेशन मेथड प्रीफर करता हूं। स्पेलिंग गलत लिख दिया क्या? एलिमिनेशन नहीं, ठीक है। सो मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि जो क्वेश्चंस हो सेंटेंस इंप्रूवमेंट के, वो एलिमिनेशन मेथड से मैं सॉल्व करूं। ठीक है, अब आप पढ़ लो, मैं जरा पानी पी लूं, मेरा गला सूख रहा है। आ जाओ भाई। तो क्या लिखा है कि शी प्रिजर्व थ्रू द हार्डशिप्स एंड इमर्स्ड एज अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। प्रिजर्व नहीं, सॉरी, परसिवर्ड गलत पढ़ दिया मैंने। लिखा कि सी परसिवर्ड थ्रू द हार्डशिप्स। देखो, परसिवर का मतलब होता है कड़ी मेहनत करना कुछ पाने के लिए, ठीक है। परसिवर का मतलब होता है कड़ी मेहनत करना कुछ पाने के लिए। आपने परसिवरेंस सुना होगा कि उसने अपने हार्डवर्क और परसिवरेंस अचीव किया, विच मींस बोलते हैं ना, नेवर से नेवर एटीट्यूड, कि आप हार ही नहीं मान रहे, लगातार लगे हुए हो, उसको परसिवर कहा जाता है। सो लिखा हुआ है शी परसिवर्ड थ्रू द हार्डशिप्स। हार्डशिप्स मतलब होता है कठिनाइयां, हार्डशिप्स का मतलब होता है कठिनाई, मुश्किल। ओके, सो उसने कड़ी मेहनत की, लगातार लगी रही कठिनाइयों के दौरान, और बाद में वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनकर दुनिया के सामने आई। अब देखते हैं इसमें एरर क्या है। अंडरलाइन पोर्शन है परसिवर थ्रू द हार्डशिप्स, नो इंप्रूवमेंट भी ऑप्शन में है, तो ये भी सही हो सकता है। फर्स्ट में है परसिवर डिस्पाइट हार्डशिप्स, मतलब वो लगातार लगी रही कठिनाइयों के बावजूद। शी परसिवर्ड इन द फेस ऑफ हार्डशिप्स, वो लगी रही इन द फेस ऑफ हार्डशिप्स, आऊंगा इस पे। थर्ड में परसिवर्ड थ्रू हर हार्डशिप्स, वो लगातार मुश्किलों से पार पाती रही। अच्छा, ये तो सेम ही, अच्छा हार्डशिप लिखा हुआ है, हार्डशिप कुछ नहीं होता, हार्डशिप्स होता है, ये तो ऑप्शन ऐसे ही कट गया। ठीक है, ये एक्चुअली एक ईडियम का सवाल है, इसी बहाने एक नया ईडियम भी सिखा रहा हूं आपको, ध्यान से सुनो। इन द फेस ऑफ हार्डशिप्स एक ईडियम है जिसका मतलब होता है टू शो करेज, डिटर्मिनेशन और रेजिलियंस डिस्पाइट चैलेंजेस और डिफिकल्ट सिचुएशंस। मतलब जब आप कठिनाइयों का सामना करते हो ना, तब साहस दिखाना, दृढ़ता दिखाना, मजबूती दिखाना, उसको बोलते हैं इन द फेस ऑफ हार्डशिप्स। फॉर एग्जाम्पल, शी कंटिन्यूड हर स्टडीज इन द फेस ऑफ हार्डशिप्स एंड बिकेम अ डॉक्टर।
वो लगातार पढ़ती रही, उसने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की मुश्किलों के बावजूद और अंततः वो एक डॉक्टर बन गई। तो यहां पे इन द फेस ऑफ हार्डशिप्स जो इडियम था एक्चुअली उसका सेंस था और आंसर यही होना चाहिए। आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर ए भी तो ठीक लग रहा है, या नो इंप्रूवमेंट भी तो हो सकता था। बिल्कुल हो सकता था, पर यहां पे बात यह है कि ज्यादा सटीक कौन है। और हमेशा जब भी क्वेश्चन एसएससी को टफ करना होता है, वो मैंने इसको नरेशन में भी देखा है, मैंने इसको फिलर्स में भी देखा है, इंप्रूवमेंट में भी देखा है, क्लोज टेस्ट में भी देखा है कि 2-3 आंसर होंगे, उसमें से सबसे सटीक कौन सा आपको वो चुनना होता है। तो ऐसा नहीं है कि ए गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि डी गलत हो जाएगा, पर सबसे सटीक बी है, इसलिए आंसर हम किसको मार्क करेंगे, बी को मार्क करेंगे। राइट। आप बोलोगे सर कैसे पता चलेगा, इसी के लिए तो रीडिंग करने कहते हैं, बार बार रीडिंग करिए, रीडिंग करेंगे तो ये सारी चीजें क्लियर होंगी आपको। क्वेश्चन नंबर 12, इट इज हाई टाइम दैट द ऑथोरिटीज टेक्स स्ट्रिंजेंट, मतलब होता है मुश्किल, स्ट्रिक्ट जिसको कहा जाता है, मेजर्स टू कर्ब पॉल्यूशन। लिखा हुआ है कि अब वो वक्त आ गया है, इट इज हाई टाइम। बड़ा ही रटा रटाया ये क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा। अगर कहीं पर इट इज टाइम हो, इट इज हाई टाइम हो, इट इज अबाउट टाइम हो, तो इन सबके साथ एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर फॉलो होता है कि वर्ब का दूसरा फॉर्म होगा। ठीक है, तो लिखा है कि इट इज टाइम दैट द ऑथोरिटीज टेक्स स्ट्रिंजेंट मेजर्स। ऑप्शन पे आते हैं, ऑथोरिटीज टेक नहीं हो सकता, मैं V2 बोल रहा हूं, यहां टेक्स लिखा हुआ था तो नो इंप्रूवमेंट भी नहीं हो सकता, विल टेक फ्यूचर में नहीं हो सकता, टुक आंसर होगा। राइट, ये वाला सिंपल सवाल था, मतलब 12वां सवाल ऐसा मिला जो डायरेक्ट रूल से था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, द वर्कर्स एग्जॉस्टेड फ्रॉम द लॉन्ग आवर्स डिमांडेड टू गिवन सम रिलीफ। लिखा है कि वर्कर्स जो कि बहुत देर तक काम करके थक गए थे, एग्जॉस्ट हो गए थे, वो उन्होंने डिमांड किया कि उन्हें थोड़ी रिलीफ मिले, उन्हें थोड़ा आराम मिले। सो लिखा हुआ है कि डिमांडेड टू गिवन। सबसे पहले तो साहब ये गलत है, क्योंकि टू के बाद हमेशा V1 लगता है, जिसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं, तो नो इंप्रूवमेंट हमने यहां से हटा दिया, बाकी और पढ़ेंगे। लिखा है कि डिमांडेड बीइंग गिवन सम रिलीफ। यहां पे बीइंग का इस्तेमाल हम क्यों करेंगे, क्या उन्हें दिया जा रहा है अभी, हम कॉन्टिन्यूअस में क्यों लेके आएंगे सेंटेंस को, गलत है। डिमांडेड टू गेट रिलीफ, ये हो सकता है। और देखते हैं, डिमांडेड दैट दे बी गिवन सम रिलीफ, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे, ऐसा इसीलिए क्योंकि जैसे आपने इसमें डिमांड यूज किया, यहां पे एक गुंजाइश बनी प्रेजेंट सब्जेंटिव मूड की। ठीक है, अब अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो प्रेजेंट सब्जेंटिव में क्या कहा जाता है कि बी का इस्तेमाल करिए, अगर आप बेस फॉर्म यूज करना चाहते हैं बी का, तो लिखा था डिमांडेड दैट दे बी गिवन सम रिलीफ। ये बी का इस्तेमाल किया गया है पैसिव टोन बनाने के लिए, उसके बाद V3 का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, बी गिवन सम रिलीफ। आप बोलेंगे अब सर ऑप्शन नंबर बी क्यों नहीं होगा, डिमांडेड टू गेट रिलीफ भी तो सही लग रहा है, बिल्कुल सही लग रहा है, पर आपको नहीं लगता कि आपने सेंटेंस का जो पैटर्न था लिखने का वही बदल दिया। सेंटेंस में इस तरीके से लिखा गया था कि इसे क्लॉज बनाया जा सके, आपने क्या किया, आपने डिमांडेड को मेन वर्ब बनाया, टू गेट को इन्फिनिटिव बनाया और नाउन चिपका दिया इधर, यही किया ना, जिसका मतलब आपने सेंटेंस का पैटर्न ही चेंज कर दिया। अगर और कोई ऑप्शन मतलब ऐसा नहीं होता जिसको हम आंसर कर सकते हैं तो हम बी को आंसर कर देते, पर जब हमारे पास एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट में लिखा हुआ है जिस फॉर्मेट में सवाल दिया गया था, तो फिर इसको प्रायोरिटी नहीं देकर हम इसको प्रायोरिटी देंगे। बात समझ में आ रही है सबकी? फिर से बोल रहा हूं, लेबल टफ करने का जो इंप्रूवमेंट में मकसद था मेरा, वो ये था कि आपको ऐसे क्वेश्चन से मैं वाकिफ कराऊं जिसमें कभी कभी 2-2, 3-3 आंसर होते हैं, और ऐसा होता है एग्जाम में। जो बच्चे लगातार एसएससी प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हैं वो बिल्कुल मेरे से एग्री करेंगे कि ऐसा होता है एग्जाम में कि बहुत बार तो मैंने भी जो वीडियोस बनाए, जैसे मैंने सीजीएल प्री का वीडियो बनाया था, 2-3 क्वेश्चन में ऐसा हुआ था कि 2-3 आंसर हैं उसके, उसमें से सबसे सटीक वाला कौन सा है वो मुझे मार्क करना पड़ रहा है। तो ये चीज से मैं आपको थोड़ा सा यूज टू करवा दूं, इसलिए मैंने ऐसे क्वेश्चन जानबूझ के उठाए। आगे बढ़ेंगे। The report highlights the need to addressing the gaps in rural healthcare। रिपोर्ट जो है वो हाईलाइट करता है कि कितनी ज्यादा जरूरत है जो हेल्थ केयर सिस्टम है ना गांव में, उनके गैप्स को फिल करने का, उनको सुधारने का। ठीक है, यहां लिखा हुआ है द नीड टू अड्रेसिंग। अगेन ये वाला गलत होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। आपको इन्फिनेटिव लगाना है तो आप टू नीड टू एड्रेस बोलिए, द नीड टू एड्रेस बोलिए। द नीड इन एड्रेसिंग नहीं हो सकता, द नीड फॉर एड्रेसिंग नहीं हो सकता, द नीड टू एड्रेस आंसर होगा क्योंकि नीड के बाद इन्फिनेटिव लगता है। ठीक है, इसलिए हम टू एड्रेस को आंसर करेंगे, सिंपल सवाल था। क्वेश्चन नंबर 15 पे आएंगे। द डिप्लोमेट एम्फसाइज्ड टू मेंटेन न्यूट्रलिटी इन द कॉन्फ्लिक्ट। जो कूटनीतिज्ञ थे उन्होंने इस बात पे जोर डाला
कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये जो मनमुटाव है, इस बीच में हमें न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी है, हमें किसी का पक्ष खुले तौर पर नहीं लेना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा इस क्वेश्चन के थ्रू। एम्फेसाइज एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब यह है कि ये अपने इमीडिएट बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लेगा। फॉर एग्जाम्पल, प्ले एक ट्रांजिटिव वर्ब है, तो हम लिखते हैं ही प्लेज क्रिकेट। वहीं स्लीप एक इनट्रांजिटिव वर्ब है। चूंकि स्लीप एक इनट्रांजिटिव वर्ब है, आप जब भी इसको सेंटेंस में यूज करेंगे तो कैसे यूज करेंगे? क्या आपने कभी ऐसा बोला ही स्लीप्स बेड? नहीं, ही स्लीप्स ऑन बेड बोला होगा। ये ऑन एक प्रीपोजिशन है और ये बेड उसका ऑब्जेक्ट है। हमारा वर्ब यही खत्म हो गया। कोई ट्रांजिटिव एक्शन इसके साथ नहीं जोड़ सकते क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब ही नहीं है, तो हम कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे इसके साथ। सेम चीज यहां पे भी है। एम्फेसाइज जो है वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है। इसका मतलब हम सेंटेंस में इसके इमीडिएट बाद एक टू या कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगा सकते। हमें पहले बताना पड़ेगा कि किसके बारे में हम एम्फेसाइज कर रहे हैं, हम क्या एम्फेसाइज कर रहे हैं। जिसका मतलब यह है कि आप जब एम्फेसाइज को लिखते हो, आपको इसके साथ एक ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है। हम इसके तुरंत बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं लिख सकते। अगर ऐसा है जो मैंने बोला, अगर वो रूल को हम देखें तो लिखा था द डिप्लोमेट एम्फेसाइज्ड टू मेंटेन। एम्फेसाइज के बाद फिर टू कैसे हुआ? गलत है। एम्फेसाइज्ड अबाउट गलत है। एम्फेसाइज्ड ऑन गलत है। एम्फेसाइज्ड मेंटेनिंग न्यूट्रलिटी आंसर होगा। क्लियर है? एक सेकंड रुक जाओ यार। द डिप्लोमेट एम्फेसाइज्ड टू मेंटेन न्यूट्रलिटी इन द कॉन्फ्लिक्ट। द डिप्लोमेट, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे एक गड़बड़ लग रहा था। मुझे ये लगा कि उसमें इन्फिनेटिव यूज किया हुआ है तो क्या सेंस बन रहा है क्या? नहीं, बट एम्फेसाइज के बाद जेरेंड भी होता है, तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, हैविंग कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट अ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट वाज फेल्ट बाय द टीम। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। लिखा है हैविंग कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, जिसका मतलब है प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद अ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट वाज फेल्ट बाय द टीम। एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट का मतलब होता है कुछ हासिल कर लेने का, जो एक सेंस बनता है ना, कुछ हासिल कर लेने का की जो ऊर्जा होती है वो महसूस की टीम ने। अब हिंदी में तो आपको बिल्कुल ठीक लग रहा है कि कुछ अचीव कर लेने के बाद एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट फील किया टीम ने, पर यहां पे गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है समझना पहले। मैं ब्रेक डाउन कर रहा हूं सेंटेंस को ताकि मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा सकूं। ये जो हैविंग कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट है ना, ये एक्चुअली पार्टिसिपल है। ठीक है? जब भी आप किसी सेंटेंस में हैविंग से स्टार्ट करके हैविंग प्लस V3 लिखते हो तो समझ जाना ये पार्टिसिपल है। ये कैसे जगह पर यूज किया जाता है? जहां पे एक काम खत्म होने के बाद आप दूसरा काम करते हो। फॉर एग्जाम्पल, हैविंग कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, विच मींस प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद अ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट वाज फेल्ट बाय द टीम। टीम को एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट महसूस हुआ। ऐसी जगहों पे हैविंग प्लस V3 का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हैविंग कंप्लीटेड माय ब्रेकफास्ट आई लेफ्ट फॉर माई ऑफिस। मतलब ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लेने के बाद मैं अपने ऑफिस के लिए निकला। तो इस सेंटेंस में ये जो हैविंग कंप्लीटेड माय ब्रेकफास्ट है, ये पार्टिसिपल का काम कर रही है। अब जो मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं इसको बोला जाता है मिस रिलेटेड पार्टिसिपल। मिस रिलेटेड पार्टिसिपल, ठीक है? इसके लिए मैं आपके सामने दो एग्जांपल लिख रहा हूं। ध्यान से जरा मेरे एग्जांपल्स को देखना। एग्जांपल नंबर 1 जो मैंने अभी कहा था, हैविंग कंप्लीटेड माय ब्रेकफास्ट आई लेफ्ट फॉर ऑफिस। राइट? ये एक सेंटेंस हुआ। अच्छा, इस सेंटेंस में जानने लायक बात क्या है? जानने लायक बात यह है कि ये जो हैविंग कंप्लीटेड माय ब्रेकफास्ट है, अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के लिए इसका डूअर कौन है? किसने नाश्ता किया? मेरे भाई ने नाश्ता किया और मैं ऑफिस के लिए निकल गया क्या? नहीं, मैंने नाश्ता किया और मैं ही ऑफिस के लिए निकला। जिसका मतलब है इसका पॉइंट ऑफ रेफरेंस, आसान भाषा में सब्जेक्ट, ऐसे इसको पॉइंट ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। इसका पॉइंट ऑफ रेफरेंस या सब्जेक्ट कौन है? डूअर कौन है? यही आई। यही आई है जिसने नाश्ता किया और यही आई है जो ऑफिस के लिए निकला। तो जब भी आप इस तरीके के सेंटेंसेस बनाते हो ना, तो हमेशा कंस्ट्रक्शन ये होता है कि आप हैविंग प्लस V3 वाले क्लॉज को पहले लिख दो, फिर एक कॉमा लिखो, फिर वो सब्जेक्ट लिखो जो दोनों काम कर रहा है। पर कभी कभी ऐसा नहीं होता। इसको बोला जाता है मिस रिलेटेड पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं? मिस रिलेटेड पार्टिसिपल। फॉर एग्जाम्पल, मैं लिख रहा हूं वॉकिंग इन द फॉरेस्ट
अ स्नेक बिट हिम। अब इस सेंटेंस को देखना, क्या लिखा हुआ है इसमें, वॉकिंग इन द फॉरेस्ट अ स्नेक बिट हिम। सब्जेक्ट क्या है, अ स्नेक। पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है, अ स्नेक, जिसका मतलब है ये काम भी यही कर रहा है और ये काम भी यही कर रहा है। अब समझना, एक सांप ने उसे काट लिया, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, स्नेक यहां का डूअर है। वॉकिंग इन द फॉरेस्ट मतलब सांप वॉक कर रहा था फॉरेस्ट में, तो मीनिंग ये बन रहा है कि सांप जंगल में चल रहा था और सांप ने उसे काट लिया। पहला, सांप जंगल में चल नहीं सकता। दूसरा, सांप को सांप कैसे काटेगा। इसका मतलब यह है इस सेंटेंस में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। हमने इसको सुधारना कैसे, हम क्या करेंगे, हम ये जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस है या ये जो सब्जेक्ट है यही तो गलत है, इसको यहां से हटा देंगे। हम इसको ऐसे लिख देंगे, फॉर एग्जाम्पल लिखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मैं ऐसे लिख रहा हूं कि ही वॉज बिटन बाय अ स्नेक। जगह की कमी है तो थोड़ा छोटा छोटा लिखा है। फायदा क्या हुआ, अब जब मैंने इसको चेंज करके लिख दिया ही वॉज बिटन बाय अ स्नेक, तो किसे काटा सांप ने, उसे। कौन वॉक कर रहा था, वो। इसका मतलब कॉमा के बाद हमने जिसे सब्जेक्ट माना वही दोनों का पॉइंट ऑफ रेफरेंस हो सकता है, वही दोनों का सब्जेक्ट हो सकता है। अब अगर ये बात समझ गए हो तो वापस आ जाओ जरा सवाल पे एक बार। यहां देखना क्या लिखा हुआ था कि हैविंग कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद कॉमा के बाद लिखा है अ सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट। ये यहां का सब्जेक्ट है इस वाले क्लॉज के लिए और रेफरेंस है इस वाले क्लॉज के लिए। तो क्या है कि अ सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट वाज फेल्ट बाय द टीम। एक सेंस ऑफ अचीवमेंट महसूस किया टीम ने। तो ये सेंटेंस तो बिल्कुल ठीक है कि सेंस ऑफ अचीवमेंट महसूस किया टीम ने, पर इसी को अगर मैं आगे लगा के देखूं तो ये है कि अ सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट ने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। यार प्रोजेक्ट तो टीम ने कंप्लीट किया, सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट को इंसान थोड़ी है कि वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करेगा। इसका मतलब ये वाला गलत है या नहीं है। और इसका यह भी मतलब है कि कॉमा के बाद यहां पे टीम जैसा कुछ होना चाहिए था, तभी तो इसका भी डूअर टीम होगा और इसका भी पॉइंट ऑफ रेफरेंस टीम होगा। समझ पा रहे हो बात को। इसका मतलब यह है कि नो इंप्रूवमेंट आंसर नहीं हो सकता। यहां पे भी सेम ही चीज लिखी हुई है तो यह भी आंसर नहीं हो सकता। या तो अब आंसर ए है या तो आंसर बी है। तो ए में लिखा है द टीम फेल्ट अ सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट, सेकंड में लिखा है द टीम हैड फेल्ट अ सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट। हैड वाला इस्तेमाल नहीं कर सकते। हैड का इस्तेमाल हम कहां करते हैं, जहां पे हम दो पास्ट के एक्शन का जिक्र करें, उन दोनों को कंपेयर करें और ये बोले कि एक काम पहले हुआ दूसरा बाद में। यहां तो एक ही घटना हुई है पास्ट की, तो कोई सेंस नहीं बनता कि हम एक जगह पे हैड यूज करें। आफ्टर बिफोर वाला सेंस नहीं है। आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूं क्लियर है, उम्मीद करता हूं कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब अगर आपको पढ़ने में मजा आ रहा है, बनाने में मजा आ रहा है, आपको लग रहा है कि मेरी मेहनत आपके लिए यूजफुल होगी, तो क्या करना है, वही जो हमेशा करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर नए आए हो अपने लाइब्रेरी में या जिस भी चैनल से आप जुड़े हुए हो जहां भी शेयर कर सकते हो वहां पे चैनल को शेयर करो। साथ ही साथ में अब ये मत बोलना कि सर चैनल शेयर कर देंगे तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। कंपटीशन बढ़ना होगा दोस्त, ऐसे भी बढ़ जाएगा। उसके लिए मेरी रोजी रोटी पे क्यों लात मार रहे हो ठीक है, तो ऐसा नहीं करना, शेयर करो, पाप लगेगा, वरना इतनी मेहनत कर रहा हूं तुम्हारे लिए। अब क्या करना है, उसके साथ साथ लाइक कर देना है। यूट्यूब का जो कमेंट सेक्शन होता है उसको बिल्कुल भर देना है। ठीक है, क्या लिख के, पहले तो कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए ये लिख के, वो तुम लोग नहीं बताते यार। अगर वो नहीं बताओगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि लेवल क्या है। तुमने कह दिया सर लेवल अच्छा है, मैंने मान लिया लेवल अच्छा है, बताओ तो कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए। तो बताना है कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए, ठीक है। और साथ ही साथ में ये भी बताना है लेवल ठीक है, लेवल और हाई चाहिए, लेवल और लो चाहिए, ताकि मैं नेविगेट कर पाऊं आगे के वीडियोस के लिए। समझ रहे हो। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 70। द न्यू पॉलिसी सीक्स टू इंश्योरिंग ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। फिर से यहां पे वही वाली बात है, टू इंश्योरिंग नहीं होता, टू इंश्योर होता है। ऑप्शन देखो तो, द न्यू पॉलिसी सिक्स इंश्योरिंग नहीं होगा, सिक्स फॉर इंश्योरिंग नहीं होगा, सिक्स टू इंश्योर आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 18। द पार्टिसिपेंट्स वर इनकरेज्ड टू एक्सप्रेस देयर व्यूज ओपनली एंड ऑनेस्टली। लिखा हुआ है कि पार्टिसिपेंट्स को इनकरेज किया गया था कि वो अपने व्यूज को बहुत ओपनली और ऑनेस्टली एक्सप्रेस करें। ठीक, द पार्टिसिपेंट सब्जेक्ट है, वर इनकरेज यहां का वर्ब है, पैसिव वॉइस में इसलिए वर इनकरेज लिखा हुआ है। टू के बाद हमेशा V1 होता है, सो टू एक्सप्रेस होना चाहिए। यहां टू एक्सप्रेसिंग लिखा हुआ है, नहीं हो सकता। एक बार टू था, हमने फिर यहां टू बी एक्सप्रेसिंग कर दिया, टू टू बी एक्सप्रेसिंग, कोई सेंस नहीं है। अब या तो आंसर ए है या तो आंसर डी है, मतलब या तो आंसर नो इंप्रूवमेंट है या तो आंसर जो ऑप्शन नंबर ए है वो है। दोनों में डिफरेंस क्या है, लिखा है टू एक्सप्रेस देयर व्यूज ओपनली, यहां लिखा है टू एक्सप्रेस देयर व्यूज मोर ओपनली। समझना बात को, आपने यहां पे दो चीजें यूज की है, दो एडवर्ब्स यूज किए हैं, एक है ओपनली, एक है ऑनेस्टली। ठीक,
दोनों को जोड़ा है आपने एंड से, लिख दे रहा हूं मैं। एक है ओपनली और दूसरा है ऑनेस्टली, और इन दोनों चीजों को आपने जोड़ा है एंड से। अब अगर आपने एक के पहले मोर लगा दिया तो थियोरी ऑफ पैरेललिज्म ये कहती है कि इसके आगे भी मोर लगाना पड़ेगा। यही चीज देखो एडजेक्टिव में भी इस्तेमाल होता है। अगर मैं बोलूं कि ही इज टॉलर एंड स्मार्ट, तो ये गलत होगा या नहीं होगा? जहां मैंने बोला ही इज टॉलर, मुझे बोलना पड़ेगा ही इज स्मार्टर। ही इज टॉलर एंड स्मार्टर। आप जब भी एंड से जोड़ोगे तो दो बराबर की चीजों को जोड़ोगे। तो यहां पे भी अगर आप एंड से जोड़ोगे तो एक अगर कॉम्परेटिव में है तो दूसरा भी कॉम्परेटिव में रहेगा, जिसका मतलब है अगर हमने ओपनली के पहले मोर लगा दिया तो ऑनेस्टी के पहले भी मोर लगाना पड़ेगा। पर ये पोर्शन तो सुधारने को दिया ही नहीं गया, सुधारने को तो यहीं तक है, जिसका मतलब है यहां कुछ ऐड नहीं कर सकते। तो ये तो आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूं ये भी क्लियर है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। ठीक है, इससे पहले एक अनाउंसमेंट। हाल ही में मैंने एक पेड बैच लॉन्च किया है। एक ही पेड बैच अभी तक मैंने लॉन्च किया है, जिस पेड बैच का नाम है टारगेट 25। इसमें मैं 2025 के एग्जाम्स को फोकस करके मैंने एक रिकॉर्डेड बैच प्लान किया है, जिसमें मैं 15,000 से भी ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करूंगा। ठीक है, जिसमें लगभग 8,000 के आसपास में वोकैबुलरी होंगे, लगभग 5,000 के आसपास में ग्रामर होंगे, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा उसमें जो कॉम्प्रिहेंशन के पार्ट्स हैं वो रहेंगे। उसके अलावा मॉक टेस्ट रहेंगे, मॉक टेस्ट प्री का भी रहेगा, मॉक टेस्ट मेंस का भी रहेगा। जो मेंस का मॉक टेस्ट रहेगा उसमें उसको मैं उसके वीडियो सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड करूंगा। ये सारी की सारी प्लानिंग है। ठीक है, ये बैच अवेलेबल है हमारे ऐप पे। ऐप का नाम है क्यूइंग। ठीक है, अब आपको अगर ये कोर्स परचेज करना है तो उसकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, इनफैक्ट दो बेसिक रिक्वायरमेंट है। पहला, ये बिगिनर्स के लिए नहीं है, ये रिपीटर्स के लिए है। तो वैसे बच्चे जो ऑलरेडी एक बार एसएससी के लिए पढ़ चुके हैं या ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं, ये सिर्फ उनके लिए, नए बच्चों के लिए नहीं, क्योंकि मैं इसमें कुछ ग्रामर वामर नहीं पढ़ा रहा, बेसिक कुछ नहीं पढ़ा रहा। ठीक है, दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि इस वीडियो में, इस कोर्स में एनरोल करने से पहले जो मैंने वीडियो बनाया है इस कोर्स को लेकर, मैंने एक 40 मिनट का डेडिकेटेड वीडियो बनाया जिसमें मैंने सब बताया कि क्या प्रोवाइड होगा, कैसे प्रोवाइड होगा। उस वीडियो को जरूर देख लेना। ठीक है, इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और ये मैं फिर से बोल रहा हूं और बार बार बोल रहा हूं, कोई भी बच्चा जो कोर्स खरीदना चाहता है पहले वीडियो देखो। ठीक है, बाद में ये मत बोलना कि सर ये आपने बोला था या वो आपने बोला था, क्योंकि मैंने जितनी बातें बोली हैं वो मैंने वीडियो में ही बता दी है। जितना बोला है उतना मिलेगा, ना एक चीज ज्यादा ना एक चीज कम। इसलिए जरूर से वीडियो देख लेना। वीडियो का डिस्क्रिप्शन आपको वीडियो का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब डिस्क्रिप्शन में 4-5 लिंक दूंगा। सबसे पहला लिंक होगा हमारे ऐप का, दूसरा लिंक होगा अगर आप ये टारगेट 25 बैच डायरेक्टली खरीदना चाहते हो, वीडियो देख लिया आपने तो आप डायरेक्ट वहां से क्लिक करके आप खरीद सकते हो। तीसरा, मैं ये वीडियो का लिंक दे दूंगा। ठीक है, चौथा, मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। जो अभी मैं पढ़ा रहा हूं ये सब कुछ मैं पीडीएफ के फॉर्म में आपको प्रोवाइड करूंगा। कहां मिलेगा? हमारा जो चैनल है टेलीग्राम का, क्यूइंग ऑफिशियल नाम है, वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, सो अब आपको क्या करना है, आपको ये वीडियो खत्म करने के बाद डिस्क्रिप्शन में जाके जो मेरे कोर्स का वीडियो है, जो मैंने पेड बैच के लिए जो वीडियो बनाया है, उसे देख लेना है। अब अगर आपको लगे कि आपके काम की चीज है तो आप एनरोल कर लेना। एक लास्ट जानकारी दे दूं, उसमें केवल 200 बच्चों का ही एडमिशन होगा। जी सही सुन रहे हैं आप, केवल 200 बच्चों का एडमिशन होगा। मैं लिमिटेड लोगों को लेकर पढ़ना चाह रहा हूं। ठीक है, सो केवल 200 बच्चों का एडमिशन होगा और एडमिशन बहुत जल्दी क्लोज हो जाएगा। शायद ये वीडियो जब तक पब्लिक हो तब तक एडमिशन क्लोज भी हो जाए, पर मैं मान के चल रहा हूं कि तब तक नहीं हो अगर एडमिशन क्लोज, तो ये कुछ बच्चों का और एनरोलमेंट ये वीडियो देख के हो जाए। ठीक है, ज्यादा चांसेस हैं तब तक बंद हो जाएगा एडमिशन, पर फिर भी मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, केवल 200 बच्चों का एडमिशन है, तो जितनी जल्दी हो सके एडमिशन ले लेना अगर पढ़ना है मुझसे तो पेड कोर्स में। अगर आप कहीं ऑलरेडी परचेस कर चुके हो, कहीं और पढ़ रहे हो, तो वेल एंड गुड। मतलब तो रिजल्ट होने से यार, यहां से हो कहीं से हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब आपको रोजगार दिलाने से। ठीक है, 19 नंबर पे आते हैं। अब हम फीलर्स करेंगे। क्या लिखा हुआ है? द गवर्नमेंट प्लान्स टू डैश न्यू इंसेंटिव्स टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। आ गया हमारा फ्रेजल वर्ब, तगड़े सवाल। गवर्नमेंट ने प्लान किया है डैश, ठीक है, नए इंसेंटिव्स को लेके, ताकि वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर पाए। क्या किया है गवर्नमेंट ने? प्लान को रोल आउट किया है, रोल ओवर किया है, रोल बैक किया है, रोल ऑफ किया है। चारों के चारों फ्रेजल वर्ब है। मीनिंग समझते हैं? सबसे पहला है रोल आउट। रोल आउट का मतलब होता है टू लॉन्च और इंट्रोड्यूस समथिंग, स्पेशली अ न्यू प्रोडक्ट, सर्विस और इनिशिएटिव। मतलब यह है कि रोल आउट का मीनिंग होता है जब आप या नॉर्मली कोई कंपनी या कोई सरकार कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो उसको रोल आउट कहा जाता है।
आपने बहुत बार, अगर आप थोड़ा बहुत भी न्यूज पढ़ते हो तो आपने पढ़ा होगा कि गवर्नमेंट ने नए स्कीम्स रोल आउट किए हैं। सो रोल आउट का मतलब होता है किसी चीज को इंट्रोड्यूस करना। अगला है रोल ओवर। रोल ओवर का मतलब होता है या तो ऐसे गुलाटी मारने को भी रोल ओवर कहते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ कोई अग्रीमेंट वगैरह हो तो उसको भी रोल ओवर कहा जाता है। आगे रोल बैक। रोल बैक रोल आउट का उल्टा होता है। रोल आउट का मतलब होता है किसी स्कीम को दुनिया के सामने लाना। रोल बैक का मतलब होता है वो स्कीम चला नहीं, चलो वापस बुला लेते हैं, इसको रोल बैक कहा जाता है। जैसे फार्म बिल जो था उसे गवर्नमेंट ने रोल बैक किया था। तो टू रिवर्स और अंडू अ चेंज पॉलिसी और डिसीजन, कोई डिसीजन जो आपने ले लिया, कोई पॉलिसी जो आपने बना दी, उसको वापस से नल एंड वॉइड करना, उसको रोल बैक करना कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कोई कोई प्लेटफॉर्म पे किसी ने पेड बैच लॉन्च किया, पर उन्हें लगा कि ये पेड बैच अच्छा नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, उसको रोल बैक कर लिया। रोल बैक का मतलब एडमिशन फीस सबकी वापस कर दी कि नहीं भैया नहीं पढ़ा पाएंगे, ये ठीक नहीं लग रहा, इसको रोल बैक करना कहते हैं, ठीक है। आगे रोल ऑफ। रोल ऑफ का मतलब होता है टू फॉल और स्लाइड ऑफ और टू कंप्लीट और फिनिश, किसी चीज को खत्म करना। देखो ऐसे भी OFF ऑफ ना आमतौर पर नेगेटिव के लिए यूज किया जाता है। तो अगर आप रोल ऑफ बोल रहे हो तो इसका मतलब होता है किसी चीज का गिर जाना, या मतलब प्रोडक्शन लाइंस में खास करके किसी प्रोसेस का खत्म हो जाना, उसको रोल ऑफ कहते हैं। बाकी आप PDF डाउनलोड करके इसके एग्जांपल्स पढ़ लेना और अच्छे से जो डिटेल में लिखे हुए हैं वो सब पढ़ लेना, मैंने मोटा मोटा आपको समझा दिया। आते हैं क्वेश्चन पे, क्या लिखा था, द गवर्नमेंट प्लान्स टू। अच्छा गवर्नमेंट क्या करेगी, नए इंसेंटिव को रोल आउट ही तो करेगी। मतलब मैं प्लान्स को इंट्रोड्यूस करने की तो बात कर रहा हूं, तो वहां पे क्या लगेगा, रोल आउट लगेगा, अभी समझाया। 20 नंबर, द मैनेजर रिफ्यूज टू डैश द डिस्क्रिपेंसीज इन द अकाउंट्स। जो मैनेजर है उसने मना कर दिया कि जो डिस्क्रिपेंसीज है ना, जो अनियमितता है, मतलब जो गड़बड़ी है अकाउंट्स में, वो उसको डैश नहीं करेगा। मैनेजर ने रिफ्यूज कर दिया कि जो जो डिस्क्रिपेंसीज है, जो गड़बड़ी है, वो उसको डैश नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर ए, ओवरलुक। ओवरलुक का मतलब क्या होता है, ओवरलुक का मतलब होता है नजरअंदाज करना, ठीक है, अनदेखा करना। कि मैनेजर ने मना कर दिया कि गलतियां तो तुमने की है, मैं इसको नजरअंदाज तो नहीं करूंगा, पनिशमेंट तो तुम्हें मिलेगी। सेंस बन रहा है। अगला लिखा हुआ है ओवरसी। ओवरसी का मतलब होता है किसी चीज को सुपरवाइज करना, किसी चीज को सुपरवाइज करना, किसी चीज का निरीक्षण करना। तो मैनेजर ने मना कर दिया कि तुम्हारी गलतियों का मैं निरीक्षण नहीं करूंगा, तुम्हारी गलतियों को मैं सुपरवाइज नहीं करूंगा। कोई सेंस है, गलतियों को सुपरवाइज क्यों करेंगे। आगे लिखा हुआ है लुक ओवर। लुक ओवर का मतलब होता है किसी चीज की जांच पड़ताल करना। कि मैनेजर ने मना कर दिया कि मैं गलतियों की जांच पड़ताल नहीं करूंगा, सेंस तो है, पर लुक ओवर का इस्तेमाल आमतौर पर इंसानों के लिए किया जाता है, डिस्क्रिपेंसीज के लिए नहीं। अगला है लुकआउट। लुकआउट मतलब होता है ढूंढना। मैनेजर ने रिफ्यूज कर दिया कि मैं नहीं ढूंढूंगा डिस्क्रिपेंसीज को अकाउंट्स में, ठीक है। अगेन यहां पे ढूंढना मतलब आप जो क्या कहते हैं उसे, खोजना वाले सेंस में इस्तेमाल करना चाह रहे हो ना, वहां यूज नहीं होता। इसका मतलब होता है सतर्क रहना, टू बी वॉचफुल, ठीक है। ढूंढना एक्चुअली सही वर्ड नहीं होगा, टू बी वॉचफुल इज द करेक्ट वर्ड, के सतर्क रहना किसी चीज से। तो मैनेजर ने मना कर दिया कि मैं सतर्क नहीं रहूंगा गलतियों से अकाउंट्स में, कोई सेंस नहीं है। सबसे अच्छा वर्ड क्या है, मैं ओवरलुक नहीं करूंगा इसको, जिसका मतलब है मैं इसको नजरअंदाज नहीं करूंगा, गलतियां की है तो तुम्हें सजा मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। लिखा है द एनजीओ एम्स टू डैश अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। एनजीओ का एम है कि वो जागरूकता डैश करे एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के बारे में। राइज एंड रेज वर्ब का ये बहुत ही कॉमनली आस्क्ड टॉपिक है। राइज एक इंट्रांजिटिव वर्ब है और रेज एक ट्रांजिटिव वर्ब है, जिसका मतलब यह है इसके बाद कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा जिसे आप इसका ऑब्जेक्ट मानेंगे, जबकि इसके बाद कभी भी कोई नाउन या प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। दोनों में यही अंतर है। आ जाओ भाई एग्जांपल से देख लेते हैं। He raised his arm. उसने अपना हाथ उठाया। The sun rises in the east. सूरज पूरब से उगता है। ध्यान दीजिएगा, यहां रेज्ड वर्ब और हिज आर्म उसका ऑब्जेक्ट था। अगर मैंने आपसे बोला कि उसने अपने हाथ उठाए, क्या उठाए, हाथ, व्हाट का रिप्लाई क्या हो रहा है, हिज आर्म। जहां पे भी व्हाट का रिप्लाई मिले वो ऑब्जेक्ट होता है, इसका मतलब ये है कि ये ऑब्जेक्ट है। अगर ये रेज्ड अपने साथ ऑब्जेक्ट ले रहा है, इसका मतलब ये वाला एक ट्रांजिटिव वर्ब है। आ जाओ राइजेस पे, मैंने क्या बोला, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्या इसके बाद आपको कोई ऑब्जेक्ट मिल रहा है? आप बोलोगे है ना सर द ईस्ट, द ईस्ट तो इस इन का ऑब्जेक्ट है। इन क्या था, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है, तो ये रहा प्रीपोजिशन और ये रहा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। राइजेस का ऑब्जेक्ट कहां है?
नहीं है, क्योंकि होता ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि इसके बाद कभी भी हम लोग डायरेक्टली कोई नाउन या प्रोनाउन यूज नहीं कर सकते। क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है द एनजीओ एम्स टू डैश अवेयरनेस। एनजीओ का ये एम है कि वो राइज करे अवेयरनेस को। अगर हमने यहां पे राइज लेट से भर दिया, फिर यहां पे तो अवेयरनेस नहीं होना चाहिए। अवेयरनेस एक नाउन है, ये तो इंट्रांजिटिव है, हमें यहां कोई प्रीपोजिशन चाहिए था, गलत हो जाएगा। इसका मतलब राइज तो नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर ए हमने काट दिया। रेज हो सकता है, बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। RAZE रेज का मतलब होता है डेमोलिश। किसी चीज को, आमतौर पर बिल्डिंग वगैरह को गिरा देना, उसको रेज कहते हैं। जैसे बुलडोजर आपने पढ़ा होगा बहुत बार, यूपी में बहुत चलता है कि बुलडोजर किसी के घर पे चला गया, क्रिमिनल के घर पे, तो ये जो क्रिमिनल के घरों को तोड़ा जा रहा है ना, उसको रेज बिल्डिंग्स कहते हैं। आपको न्यूज़पेपर में बहुत बार मिलेगा। तो रेज का मतलब होता है किसी चीज को डेमोलिश कर देना। तो क्या है, एनजीओ का एम है कि वो जागरूकता को बर्बाद कर दे। कोई सेंस है? अराइज का मतलब होता है जागना। एनजीओ का एम है कि वो अवेयरनेस जगाए। जगाए मतलब हिंदी वाला जगाए नहीं, नींद से जगाए। कोई सेंस नहीं है। एक ही ऑप्शन सबसे सटीक बैठ रहा है, टू रेज अवेयरनेस। आंसर होगा 21 का बी। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 लिखा है द साइंटिस्ट डिस्कवर्ड अ प्रीवियसली डैश एलिमेंट दैट कुड रिवोल्यूशनाइज एनर्जी स्टोरेज। लिखा हुआ है साइंटिस्ट जो है उन्होंने डिस्कवर किया है एक एलिमेंट को जो कि पहले डैश था, जो कि एनर्जी स्टोरेज में क्रांति ला सकता है। सो कह रहा है द साइंटिस्ट डिस्कवर्ड, साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया एक डैश एलिमेंट को। क्या एलिमेंट को? एक एनोनिमस एलिमेंट को। एनोनिमस का मतलब क्या होता है? विदाउट नेम, जिसका कोई नाम ना हो। ठीक है, जैसे अभी आप YouTube पे जब कमेंट करते हो तो उसमें कोई नाम होता है, पर आज से 30-40 साल पहले जब लोग किसी को पसंद करते थे उसको चिट्ठियां लिखा करते थे। बहुत बार खाली चिट्ठी आता था, ब्लैंक चिट्ठी आता, किसी का नाम नहीं लिखा, तो उसको तो एनोनिमस लेटर बोलेंगे ना, बिना किसी नाम के। गलत है, क्योंकि एनोनिमस एलिमेंट तो कुछ नहीं होगा। ऑब्सक्योर, देखो एनोनिमस भी प्रीवियस ईयर वर्ड है, ऑब्सक्योर भी प्रीवियस ईयर वर्ड है। ऑब्सक्योर इनफैक्ट पिछले वीडियो में भी आया था, जिसका मतलब क्या होता है? ऐसी चीज जिसको समझना मुश्किल हो, जो बहुत अनक्लियर हो, उसको ऑब्सक्योर कहते हैं। तो साइंटिस्ट ने एक अनक्लियर एलिमेंट ढूंढ निकाला है। एलिमेंट अनक्लियर कैसे होगा? या तो एलिमेंट दिखेगा या तो नहीं दिखेगा, अनक्लियर कैसे होगा? साइंटिस्ट ने एक अननोन एलिमेंट को डिस्कवर किया है। ये ठीक लग रहा है, क्योंकि एक तो देखो, डिस्कवर का मतलब होता है ऐसी चीजें दुनिया के सामने लाना जो पहले उनको नहीं पता थी, तभी तुम डिस्कवर यूज करते हैं। इसका मतलब ये एलिमेंट जरूर अननोन रहा होगा, जिसके बारे में किसी को नहीं पता। एनोनिमस का मतलब होता है पता है पर उसका नाम नहीं है। ऑब्सक्योर मतलब होता है जो चीज दिखी नहीं रही, क्लियर ही नहीं। अगला है अनआइडेंटिफाइड, जिसे पहचाना नहीं जा सकता। सबसे सटीक कौन सा है? एक अननोन एलिमेंट को दुनिया के सामने लेकर आए। वो कैप बेस्ड फिलर था। 23 नंबर पर आएंगे। द प्रपोजल वॉज मेट विथ स्ट्रॉन्ग अपोजिशन फ्रॉम द डैश ऑफ द पॉलिसी। जो प्रपोजल है ना, उसको बहुत स्ट्रॉन्ग अपोजिशन मिला, मतलब उसको बहुत आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। किन के द्वारा? जो पॉलिसी के डैश थे। क्या थे? जो पॉलिसी के क्रिटिक्स थे। अब देखना क्रिटिक्स का स्पेलिंग क्या है, CRITIQUES। इसका मतलब होता है आलोचना। जब किसी बुक वगैरह को क्रिटिक किया जाता है, इसका मतलब उस बुक की आलोचना की जाती है, उस बुक को पढ़ा जाता है, अपने रिव्यूज दिए जाते हैं। क्रिटिक्स का मतलब होता है आलोचक। वैसे लोग जो आलोचना करते हैं उनको क्रिटिक्स कहा जाता है। क्रिटिसिज्म मतलब अगेन होता है आलोचना, और क्रिटिकल का मतलब होता है महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट। तो क्या होगा? जो प्रपोजल है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग अपोजिशन मिला पॉलिसी के आलोचनाओं द्वारा। पॉलिसी के आलोचनाओं द्वारा या पॉलिसी के आलोचकों द्वारा? ऑब्वियसली पॉलिसी के आलोचकों के द्वारा। ऐसे लोग जिनको पॉलिसी पसंद नहीं थी, उन्होंने बहुत स्ट्रांगली अपोज किया। तो आंसर क्या होना चाहिए था? आलोचक, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं क्लियर है। बढ़ेंगे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और उससे पहले फिर से रिक्वेस्ट, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अच्छा सा कमेंट ड्रॉप करना। यूट्यूब को समझ में आई है कि लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है, ठीक है? साथ ही साथ में वीडियो को शेयर करना नहीं भूलना है। 24 नंबर, द डायरेक्टर्स विजन वॉज डैश बाय हिज टीम्स लैक ऑफ एंथुसियाज्म। जो डायरेक्टर का जो विजन था, विजन का मतलब क्या होता है? सपना। डायरेक्टर का जो सपना था, वो उसके टीम जो लैक ऑफ एंथुसियाज्म जो दिखा रही थी, मतलब यह है कि टीम जो बिल्कुल लैक ऑफ एनर्जी था उसके अंदर, वो बिल्कुल एक्साइटेड नहीं थी उस चीज को लेके, तो बड़े ही इम्पैशनेट जो उसकी टीम थी उसके द्वारा डैश कर दिया। मतलब डायरेक्टर का जो विजन था, जैसे मान लो मैं टीचर हूं, मेरा विजन है कि मेरे 90% बच्चों का रिजल्ट हो जाए, पर स्टूडेंट एंथुसियाज्म दिखाई नहीं रही, तो मेरा सपना क्या हो जाएगा? मेरा सपना हाइंडर होगा, मेरा सपना इंपेयर होगा, मेरा सपना ऑब्स्ट्रक्ट होगा, या मेरा सपना थॉट होगा? अब सोचो, आप विजन की बात कर रहे हो, हाइंडर या ऑब्स्ट्रक्ट,
का मतलब होता है बाधित करना या रोकना। आप किसी के सपने को कैसे बाधित करोगे? आप किसी के सपने को कैसे रोकोगे? कोई सेंस है इस बात का? नहीं ना। तो आंसर क्या? ये दोनों नहीं हो सकता। ठीक है। इंपेयर, इंपेयर का मतलब होता है सटीक ना होना। ठीक है। किसी चीज में अगर आप कह लो कि एक हिंदी का टर्म मुझे मिल नहीं रहा, खैर मैं समझा देता हूं। सो इंपेयर का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो परफेक्ट ना हो, राइट। थॉट का मतलब होता है, कह लो एक तरीके से किसी के प्लान्स को रुइन कर देना, किसी के प्लान्स को बर्बाद कर देना, उसको थॉट कहते हैं। तो जो डायरेक्टर का विजन था उसे बर्बाद कर दिया गया उसकी टीम के लैक ऑफ एंथुजियाज्म के द्वारा। सबसे सटीक वर्ड कौन सा होगा? थॉट। अब जितनी बातें मैंने बोली वो यहां पे लिखी हुई है। ठीक है। इंपेयर का मतलब जो मैं बोल रहा था, जो वर्ड मुझे नहीं मिल रहा था, डैमेज कर देना। हिंदी नहीं, इंग्लिश, डैमेज कर देना। सो हाइंडर मतलब होता है रोकना, इंपेयर मतलब होता है डैमेज करना, ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है रोकना, थॉट का मतलब होता है किसी को कुछ पाने से रोकना, मतलब सपना खराब कर देना, फ्रस्ट्रेट कर देना किसी के एफर्ट्स को। यहां सबसे सटीक क्या था? थॉट था। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा, आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा, आपको कुछ सीखने को मिला। कैसा लगा रिव्यू जरूर देना कमेंट में, मुझे इंतजार रहेगा। साथ ही साथ में अगर पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हो, ऐसे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं मेरे पेड कोर्स में, अगर वो सब देखना चाहते हो, जुड़ना चाहते हो हमारी टीम से, तो एक बार डिस्क्रिप्शन में जाना, पहले वीडियो देख लेना। अगर आपने वीडियो ऑलरेडी देख रखा है कि मैंने जो एक्सप्लेन किया है पेड कोर्स के बारे में, तो पेड कोर्स खरीद सकते हैं, बहुत जल्दी एडमिशंस बंद हो जाएंगे। ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए और मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर योर टाइम, हैव अ नाइस डे।